Hello everyone, this is Pratibha Mishra and I have secured All India Rank 527 in the UPSC Civil Services Examination 2022. This is a live session organized by UPSC Time where I'll be sharing my strategy, जो चीज़ें मैंने करी which helped me clear this exam. So I have a list of questions here. I'll be starting with answering those. Once I'm done with those, then I'll take up the questions that you have, जो कि इन सब में cover नहीं होगा and you have any specific query that we can answer later on. So let's start. So the first question that most commonly asked is कि prelims की तैयारी कैसे करें, GS1 की, GS2 CSAT की. और गिवन दैट आज के टाइम पे प्रीलिम्स बहुत ज़्यादा डायनामिक होता जा रहा है, बहुत ज़्यादा रैंडम होता जा रहा है एंड सी सैट का लेवल भी वी कैन सी ईयर बाय ईयर सी सैट का लेवल भी जो इंक्रीज होता जा रहा है. तो फर्स्ट प्रीलिम्स के लिए बात करते हैं, GS1 की बात करते हैं, GS के पेपर की. सो फर्स्ट पेपर के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है दैट इज़ कंसेप्चुअल क्लैरिटी. No matter how many sources you're reading, no matter how many times you're reading those sources, if there's no conceptual clarity, तो questions attempt नहीं होंगे. मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस काफ़ी कम होते जा रहे थे, इस साल कुछ पूछे गए हैं, बट कंसेप्चुअल क्लैरिटी वाले क्वेश्चंस हर साल दे आर अ प्रपोर्शन, मेजर प्रपोर्शन ऑफ द पेपर. तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी इन ईच सब्जेक्ट, स्पेशली इन इकोनॉमिक्स, वो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन कम पूछते हैं और कंसेप्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं. सो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन. पॉलिटी के लिए Lakshmikant is the one that I read for the static portion. Then for history, Spectrum for the modern history. For ancient history, Tamil Nadu NCRT and Tamil Nadu book and the NCRT book, the CBSE book. These are the two sources that I read. I read the Tamil Nadu one पहले and then I realized कि maybe कुछ gaps हैं जो दूसरे से fulfill हो जाएंगे. So I read both of them. You can read any one of them, which it's fine. Any one of them is fine. For medieval also I read NCRT. I read old NCRTs. I actually did not read new NCRT, so I cannot tell you about that. But I read old NCRTs, and those are really good. So you can read that. After polity and history, geography, basic foundational work is the NCRT. Geography की NCRTs are very important. Go through them thoroughly. और जो चीज़ें जोग्राफी की एनसीईआरटी में समझ नहीं आएंगी, बिकॉज जोग्राफी की एनसीईआरटी इज़ लाइक वेरी कंसाइज एंड कुछ चीज़ें उसमें इतना प्रॉपरली एक्सप्लेन्ड नहीं है, तो उसके लिए आप इंटरनेट सोर्स को रेफर कर सकते हैं. PMFIAS इज़ अ गुड सोर्स फॉर दैट. और आप GC लियोंग को थोड़ा बहुत रेफर कर सकते हैं. GC लियोंग इज़ एन एडवांस बुक. तो कुछ चीज़ें अगर आपको ज्योग्राफी की एनसीईआरटी से थोड़ा मिसिंग गैप्स लग रहे हैं, वो GC लियोंग से फुलफिल हो सकता है. दीज आर दी सोर्सेज दैट आई रेड स्पेसिफिकली फॉर प्रीलिम्स. प्रीलिम्स और मेंस के लिए बेसिक सोर्सेज सेम है, बहुत कम सोर्सेज का डिफरेंस है. दैट इज़ फॉर ज्योग्राफी. फॉर इकोनॉमिक्स आई स्टार्टेड विद मृणाल्स वीडियो बिकॉज मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं था. आई एम फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड. आई हैव डन माई bachelor's in chemistry from Hansraj College. Then I've done my master's in chemistry from IIT. So मेरा कोई बैकग्राउंड था नहीं इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटी का. तो हिस्ट्री, पॉलिटी, जोग्राफी स्टिल इज़ ईजियर टू अंडरस्टैंड जब आप खुद से पढ़ते हैं, बट इकोनॉमिक्स इज़ अ लिटिल बिट टफ. तो मृणाल्स की वीडियो से स्टार्ट करा था एक बेसिक फ्रेमवर्क के लिए. उसके बाद श्रीराम्स IAS वाली बुक को पढ़ा था. स्टैटिक के लिए आई थिंक दीज आर दी टू सोर्सेज दैट आई रेफर्ड फॉर इकोनॉमिक्स एंड नथिंग एल्स. करंट के लिए आई टेल लेटर ऑन कि क्या करंट के लिए पढ़ा था. इकोनॉमिक्स के लिए ये पढ़ा था, हिस्ट्री, जोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स. देन इन्वायरमेंट के लिए आई रेड शंकर IAS की बुक. पूरा उसको कवर टू कवर यू हैव टू रीड इट, यू हैव टू गो थ्रू इट, बट उसको एक तरीका है पढ़ने का कि क्या चीज़ें आपको याद रखनी है, क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, तो वो आगे डिस्कस करेंगे. बट बेसिकली आई वेंट थ्रू दैट. After that, science and tech is entirely current based. I did not refer to any book for that. लोग रेफर करते हैं, 12th की बुक लोग रेफर करते हैं, बट सिंस मेरा वो बैकग्राउंड था, सो आई हैड नो नीड उसको रेफर करने की. मेरा जो करंट मैं जो पढ़ती थी मुझे समझ आता था. अगर आप साइंस एंड टेक का कुछ भी करंट पढ़ रहे हैं एंड अगर वो आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप एक बार बेसिक बुक्स रेफर कर सकते हैं, बट आई डिड नॉट फेस दैट काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम. सो साइंस एंड टेक के लिए मैंने वो करा था. अपार्ट फ्रॉम दैट, आर्ट एंड कल्चर, I did go through Nitin Singhania. I understand it's a very bulky book. But the thing is, there were two options, either Nitin Singhania or the NCRT.
आई ट्राइड रीडिंग बोथ ऑफ देम, बट देन आई रियलाइज कि एनसीईआरटी थोड़ा हैphazard है एंड नितिन सिंघानिया इज मोर ऑर्गेनाइज्ड. एंड आर्ट एंड कल्चर में मेजर चीज़ है कि वो याद ही करना है. देयर इज नथिंग यू कैन लाइक अंडरस्टैंड अबाउट इट, यू हैव टू मेमोराइज मोस्ट ऑफ इट. तो जितना ऑर्गेनाइज्ड होता है उतना चीज़ें याद करने में ईजी होती हैं. तो जितना भी मेमोराइज वाला कंटेंट है वो जितना आपको ऑर्गेनाइज्ड एक सोर्स से मिले वो बेटर है. नितिन सिंघानिया में सारी चीज़ें पॉइंट बाय पॉइंट लिखी हैं, सारी चीज़ें क्लियरली डिमार्केटेड हैं, दो तीन चीज़ों के बीच में डिफरेंसेस है, इट इज़ गिवन इन अ टैबुलर फॉर्म. इमेजेस हैं बुक में, इट्स एन इंटरेस्टिंग बुक टू रीड. So I read Nitin Singhania. I do understand that it is bulky, but I think it was worth my time for art and culture. Also, I did not read it completely cover to cover. I covered only the basic important chapters like temple architecture, dance forms, music forms. These are the things that I read very thoroughly. पूरा cover to cover read करने की ज़रूरत नहीं है. और this was art and culture. I think this is it. These are the subjects that are there. History, geography we've covered, polity we've covered, economics, environment, science and tech, art and culture. Yeah, these are the things for prelims. If I've left anything, then you can let me know here in the comment section. I'll see if I've left anything, and then I'll cover that. So these were the sources for GS1 for the prelims. For CSET, again, since I had a background of maths, I had read maths till 12th and my maths was anyway good. And I was confident in English also. So I did not specifically prepare for it. I did join the classes for my first attempt in 2019-20. But after that, I did not do anything. This was my third attempt. In my first attempt, I did join the classes that gave me an idea of किस टाइप के क्वेश्चंस हैं, कैसे उनको अप्रोच करना है, कैसे आंसर करना है, कुछ शॉर्ट ट्रिक्स. आई डिड नॉट नो मैनी शॉर्ट ट्रिक्स, आई डिड नॉट ट्राई टू प्रैक्टिस मैनी शॉर्ट ट्रिक्स बिकॉज सीसेट इज अ क्वालिफाइंग पेपर. आपको वो ना वो रैंक बताता है ना उसमें आपको कुछ ज़्यादा स्कोर करना है. So even if you attempt less questions but you have the accuracy, you can clear it. So that is what I targeted because I did not want to spend some time practicing those skills and those short tricks that are required. I used to solve the question by long method. I used to get the right answer, and that is what I did for CSAT. This year the CSAT paper I think was a bit difficult. So even though I did not do anything for CSAT, I would strongly advise you people not to take CSAT lightly. And थोड़ा थोड़ा उसको करते रहिए. एकदम एंड टाइम पे वो प्रेशर हो जाएगा. एंड टाइम पे आप पे जीएस रिवाइज करने का ऑलरेडी बहुत प्रेशर होता है. तो थोड़ा थोड़ा आप सी सैट के लिए भी प्रिपरेशन करते जाइए. अनफॉर्चुनेटली आई कैन नॉट टेल यू एनी सोर्सेज फॉर सी सैट प्रिपरेशन बिकॉज आई डिड नॉट स्पेसिफिकली प्रिपेयर. You can refer to other people for that, but I did not do anything. Or I think these are about the sources. If I'm skipping anything, sources के लिए कोई subject if I'm skipping, you can let me know in the comment section. I am covering as I am recalling things. There's a question that CSAT की study कैसे करें. CSAT में there are two portions, English and maths. अब it depends which section of yours is strong. कई लोगों का English strong होता है, कई लोग का maths strong होता है. And the target की majority question अपने strong वाले से cover करेंगे. और जो दूसरा वाला है उससे बेसिक इजी वाले एटलीस्ट कर लेंगे तो पेपर क्लियर हो जाएगा. इंग्लिश के लिए आई वुड स्ट्रांगली एडवाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. सीसैट के इंग्लिश में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ज़्यादा अच्छा सोर्स और कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है. बिकॉज जो ऑप्शंस हैं वो इतने कंफ्यूजिंग होते हैं सीसैट के इंग्लिश के पेपर में कि वो करेक्ट चूज करना इज़ वेरी डिफिकल्ट उस एग्जाम प्रेशर में. तो आप एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ज़रूर उनके आंसर्स की एक्सप्लेनेशन कोई भी रेप्यूटेड कोचिंग इंस्टीट्यूट के आप उठा लीजिए आंसर. दे प्रॉपरली एक्सप्लेन कि वाई दिस इज द आंसर, वाई दिस इज नॉट द आंसर. वो ज़रूर समझिए कि सीसैट में इंग्लिश में कैसे आंसर चूज किया जाता है. बिकॉज 2-4 स्टेटमेंट्स होती हैं और वो काफ़ी मिलती जुलती होती हैं, वो समझ नहीं आता है. ठीक है, इंग्लिश के लिए दैट. Maths के लिए also previous year questions are very important. Other than that, I think there are some model questions and question bank available. But again, as I said, I did not prepare specifically for it, so I cannot tell you properly कि उसके लिए कैसे prepare करना है. But I think if you are preparing maths के लिए the most important thing जो हमेशा काम करती है is question practicing. हर variety के आप 2-2, 4-4, 6-6 question practice कर लीजिए. कुछ और generally what I would do is I used to leave some topics जो मेरे weak होते थे. बट दिस ईयर आई हैव सीन कि कुछ टॉपिक्स को बहुत मेजर प्रोपोर्शन दिया जा रहा है. तो इवन आपका अगर वो टॉपिक वीक भी है
तो आप उसको पूरा मत छोड़ के जाइए। आप उसके बेसिक क्वेश्चंस कर लीजिए कि उस टॉपिक में आपको शायद एडवांस्ड क्वेश्चन नहीं होता है, बट उस टॉपिक में अगर कोई वीक क्वेश्चन है, तो वो आप ज़रूर अटेम्प्ट कर सकते हैं। कोई अगर ईज़ी क्वेश्चन है, आई मीन आपका वो वीक टॉपिक है और कोई ईज़ी क्वेश्चन है, तो वो आप एटलीस्ट अटेम्प्ट कर पाएँ, जिसमें ज़्यादा एडवांस लेवल का क्वेश्चन नहीं है। बाकी जो आपकी स्ट्रेंथ्स हैं, उसमें ऑफ कोर्स आप हाई लेवल के क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करिए। This I think is for prelims and CSAT. After the sources, the next thing would be कि paper attempt कैसे करना है. So this was my third attempt. In my previous two attempts, I did not qualify the prelims because I did not know how to attempt the paper. That was the main thing. जो sources थे वो वही थे, जो knowledge base था वो वही था. कुछ भी ज़्यादा change नहीं हुआ था, थोड़ा सा revise ज़्यादा कर लिया था आगे के attempts में, वही था. Otherwise everything was same. The only thing I did not know was how to attempt the paper. तो प्रीलिम्स के लिए सबसे पहले मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करिए, मॉक टेस्ट दीजिए ज़रूर, बट मॉक टेस्ट इसलिए मत दीजिए कि आपके मॉक टेस्ट में कितने मार्क्स आ रहे हैं या वो मॉक टेस्ट में किस बेसिक पर क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बिकॉज कोचिंग के क्वेश्चंस और रियल यूपीएससी के क्वेश्चंस में बहुत डिफरेंस होता है। तो अगर आप उनके क्वेश्चन के बेसिस पर कई बार प्रिपेयर करने लगे, तो ऐसा होता है कि कई बार वो टेस्ट ऐसे बनाते हैं कि बहुत मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। फिर आप अपने सोर्सेज पर फिर से जाते हैं और फिर आप सारी चीज़ें याद करना शुरू करते हैं और आप एग्जाम में देखते हैं कि एक्चुअली वो याद करने वाली चीज़ें पूछी ही नहीं गई हैं जिनमें आपने इतना टाइम दिया था। सो आई वुड से कि मॉक टेस्ट दीजिए, बट द मेन सोर्स ऑफ मॉक टेस्ट इज टू फाइंड योर स्ट्रेंथ्स, टू फाइंड योर वीकनेसेस, कैसे क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं। कोई ऐसा टॉपिक है जो यूपीएससी बार-बार पूछ रहा है अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, वो आप गलत कर रहे हैं, तो उस पे ज़रूर वर्क करिए। और टाइम मैनेजमेंट, मॉक की जो मेन जो मॉक की नीड है, दैट इज़ फॉर टाइम मैनेजमेंट, कि आप उस टाइम में उतने क्वेश्चंस कंप्लीट कर पा रहे हैं या नहीं। Or there's different strategy for attempting the prelims paper. Some people say go through paper 3-4 times. I usually did not do that. What I used to do was मैं question पढ़ना शुरू करती थी. अगर मुझे वो question short आता है, so I'd mark that proper कि हाँ this is confirm. I'll put a tick on that कि this is something I have to attempt. I have to mark in the OMR sheet without thinking on that. जो क्वेश्चन मुझे लगता था कि मुझे थोड़ा डाउट है, उसके लिए मैं कुछ और एक सिंबल यूज़ कर लेती थी कि इसमें मुझे आई यूज्ड टू पुट अ डॉट ऑन दैट ऑप्शन कि ये करना है। और इस तरीके से मैं एक ही रीडिंग में मेजॉरिटी क्वेश्चंस को कवर करती थी। आई यूज्ड टू टेक माय टाइम, बट आई यूज्ड टू कवर मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस इन वन रीडिंग। ओनली क्वेश्चंस जो मैं छोड़ती थी फर्स्ट टाइम में, या तो जिनका मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है या जिनमें सोचने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। दिस इज़ फॉर जीएस 1। लेकिन अगर मुझे थोड़ा डाउटफुल क्वेश्चन होते थे, तो मैं उसी टाइम पर व्हाट आई यूज्ड टू थिंक कि हाँ, ये सही है, वो मैं लगा देती थी। इस तरीके से मैं क्वेश्चन पेपर को अप्रोच करती थी। फिर जब मैं सेकंड रीडिंग में जाती थी, तब मैं अपने वो सिर्फ डॉट वाले क्वेश्चन को क्लैरिफाई करती थी कि मैंने कोई वर्ड मिस कर दिया हो या मैंने क्वेश्चन में कुछ सोचा ना हो या कोई नई अप्रोच ध्यान में आ गई हो। तो शुरू के 1.5 घंटे तक मैं यही करती थी। मैं मार्क्स सिर्फ लास्ट के हाफ आवर में मैं मार्क करना शुरू करती थी। दिस इज़ हाउ आई यूज्ड टू अटेम्प्ट द प्रीलिम्स पेपर। उसके बाद बात आती है कि कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं प्रीलिम्स में। सो द मिस्टेक आई मेड इन माय फर्स्ट टू प्रीलिम्स वाज आई यूज्ड टू अटेम्प्ट वेरी लेस नंबर ऑफ क्वेश्चंस। और उतने लेस नंबर ऑफ क्वेश्चंस में जैसा पेपर बनता जा रहा है, एक्यूरेसी होना बहुत डिफिकल्ट है। आई एम नॉट सेइंग कि वो बहुत इट्स इम्पॉसिबल, इट्स वेरी डिफिकल्ट। कई लोगों के लिए एक्यूरेसी वर्क करता है, बट आई डिड नॉट रियलाइज कि मेरे लिए वो वर्क नहीं करता है। सो इन माई थर्ड अटेम्प्ट आई अटेम्प्टेड अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस जो थोड़ा डाउटफुल भी थे, जिनमें था कि 2 में मुझे 3 में कन्फ्यूजन हो रहा है। आई डिड अटेम्प्ट दैट। आई टुक द रिस्क थोड़ा बहुत, जो मैं फर्स्ट 2 अटेम्प्ट्स में लेने से डर रही थी। अटेम्प्ट कितने करने हैं भी आपको एक आइडिया मॉक से लगेगा। जब आप मॉक देंगे, तो आप मॉक्स में एनालाइज करिए कि एक मॉक आप दीजिए जो आप एक्यूरेसी के साथ कर रहे हैं, कि आपने 60 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए और कितने आपके सही हो रहे हैं। दूसरे में आप थोड़ा नंबर बढ़ाइए, तीसरे में आप और नंबर बढ़ाइए। ऐसे कुछ-कुछ मॉक्स देके आप रियलाइज़ करिए कि कितना नंबर जो है आपके लिए वर्क कर रहा है, बिकॉज़ दैट इज़ वेरी डिफरेंट। आई हैव हर्ड स्टोरीज़ ऑफ पीपल जो बहुत कम क्वेश्चन अटेम्प्ट करके एक्यूरेसी से क्लियर कर लेते हैं। सो दैट इज़ समथिंग यू कैन डू। उसके बाद प्रीलिम्स एंड सीसेट के लिए एज़ आई सेड, जो आपका स्ट्रॉन्ग पोर्शन है उसके ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। जो आपका वीक पोर्शन है उसमें बेसिक ज़रूर अटेम्प्ट करिए। डू नॉट गो एंटायरली डिपेंडेंट ऑन वन, कि मैं सिर्फ इंग्लिश कर लूँगी, मैं मैथ्स छोड़ दूँगी, या मैं सिर्फ मैथ्स कर लूँगा, मैं इंग्लिश छोड़ दूँगा। बिकॉज़ आपका आजकल जितना डायनामिक पेपर होता जा रहा है, आजकल जितना अनप्रेडिक्टेबल पेपर होता जा रहा है, यू नेवर नो कि कौन-सा सेक्शन कब वो किस तरीके से चेंज कर दें।
तो प्रिपेयर्ड आपको दोनों सेक्शन के लिए रहना पड़ेगा। आप एक के लिए ज़्यादा, एक के लिए कम प्रिपेयर्ड ज़रूर रह सकते हैं, बट किसी भी एक के लिए अनप्रिपेयर्ड जाना आई विल नॉट एडवाइस। दिस वाज फॉर प्रीलिम्स एंड सीसैट। उसके बाद द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट आई गेट आस्क्ड मोस्ट इज कि मेंस एसए की तैयारी कैसे करें। एसए के लिए अगेन, एसए के लिए बहुत डिपेंड करता है कि आप किस लेवल पर स्टार्ट कर रहे हैं। डू यू नो हाउ टू एक्सप्रेस योर सेल्फ एसए में? कई लोगों का बेसिक वो ही प्रॉब्लमैटिक होता है। बाय प्रॉब्लमैटिक आई मीन दैट पीपल डू नॉट नो हाउ टू राइट। तो एक बेसिक सबका अलग अलग डिफर करेगा। अगर आपका ऐसा बेसिक है कि आपको थोड़ा भी आइडिया नहीं है कि चीज़ों को कैसे एक्सप्रेस किया जाता है, चीज़ों को कैसे अप्रोच किया जाता है, तो आप कोई एक ऐसे की बुक ले लीजिए, कोई भी जिसमें मॉक एसेज लिखे हों, उसको आप रीड कर लीजिए टू गेट अ बेसिक आइडिया कि अच्छा ऐसे स्टार्ट करना होता है। इंट्रो में ऐसा कुछ लिख सकते हैं, बॉडी में ऐसा कुछ लिख सकते हैं, कंक्लूजन में ऐसा कुछ लिख सकते हैं, और कैसे चीज़ों को एग्जाम्पल देके सब्सटैंशिएट किया जा सकता है, ये सब चीज़ें आप उससे सीख सकते हैं। बाकी ऐसे के लिए आई डिड रीड वन बुक जो दूरी शेट्टी सर की आई थिंक बुक है, ऐसे राइटिंग वाली। आई डिड रीड दैट इसी को लर्न करने के लिए कि कैसे कैसे अप्रोच करना है। तो वो बेसिक है कि आप एक बार कैसे लिखना है ऐसे रीड कर लीजिए, कुछ ऐसे ज़्यादा कुछ नहीं समझ आ रहा है, टॉपर्स की आंसर शीट्स अवेलेबल है इंटरनेट पे, वहाँ से आप ऐसे कॉपीज देख लीजिए कि कैसे उन्होंने आंसर लिखे थे, आप वो रीड कर लीजिए। उससे आपको बेसिक पता लग गया कि ठीक है ऐसे लिखना है। अब आपके पास जब ऐसे आएगा मेन पेपर में, तो अब आपके पास कंटेंट होना चाहिए ऐसे में लिखने के लिए। आपको आइडिया तो मिल गया कि ऐसे लिखा जाता है, बट अब उसमें लिखना क्या है। सो फॉर दैट इंट्रो के लिए बेसिकली यही बोला जाता है जनरली कि कुछ एनेक्डोट से स्टार्ट कर लीजिए, कुछ कोट से स्टार्ट कर लीजिए। ये कुछ कोट आप बिफोर हैंड बना के रखिए, कुछ बेसिक कोट्स फेमस पर्सनालिटीज के डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पर, जो जनरल स्टडीज के टॉपिक है, विमेन एम्पावरमेंट, सोशल जस्टिस, इन सब पे आप रेडी करके रखिए। कोट्स रेडी करके रखिए, एनेक्डोट्स रेडी करके रखिए। उसके बाद एग्जाम में जो भी आता है टॉपिक, उसमें आप उसमें से कौन सा यूज कर सकते हैं वो आप उस मोमेंट पर डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन आपके पास एक, मैंने ये किया था कि मैंने ये काम गूगल से करा था, कोई बुक कुछ रेफर नहीं करा था, गूगल से बेसिक एनेक्डोट्स, बेसिक कोट्स की एक पीडीएफ, 2 पीडीएफ मैंने बना के रख ली थी, और उन्हीं को मैंने पढ़ लिया था कि अच्छा इस पे क्वेश्चन आएगा तो ये लिखना है, इस पे क्वेश्चन आएगा तो ये स्टोरी यूज हो सकती है। तो ऐसे आप 2 पीडीएफ बना के रख लीजिए। ये सब मैंने बना के रखा था, और ऐसे के लिए मैंने ज़्यादा टेस्ट वगैरह कुछ नहीं दिया था। आई डिड राइट 1 ऐसे, और उसमें मेरा स्कोर ठीक-ठीक आ गया था। तो आई जस्ट न्यू कि हाँ, ठीक है, बेसिक स्कोर इतना आ रहा है फर्स्ट ऐसे में, ये इम्प्रूव कर लिया जाएगा तो आई गेट अ लिटिल बेटर। दैट इज़ व्हाट आई डिड। बट अगर आपको प्रॉब्लम है ऐसे लिखने में, अगर आपकी राइटिंग स्किल्स आपको पता है कि उतनी प्रॉपर नहीं है, तो आप ज़रूर 2 या 3 ऐसे लिख के जाइए। 2 या 3 आप, क्योंकि आपको मिस्टेक्स पता लगेंगी। जैसे मैंने क्या किया था, जो मैंने एक ऐसे का टेस्ट लिखा था, तो मैंने एक ऐसे लिखा और रिव्यू में मुझे बोला गया कि योर ऐसे इज जस्ट लाइक यू हैव गिवन अ स्टोरी इन इंट्रो, एंड देन बॉडी में यू आर टेकिंग एक पोर्शन की लेट्स डिस्कस दिस टॉपिक इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमी, एंड देन यू आर गिविंग एन एग्जांपल, देन यू आर रिलेटिंग दैट टॉपिक टू द फील्ड ऑफ एनवायरनमेंट, देन यू आर गिविंग एन एग्जांपल। तो आपका ऐसे बहुत ही इस तरीके से हो गया कि देयर इज अ टॉपिक, देयर इज अ एग्जांपल, देयर इज एन एस्पेक्ट, देयर इज एन एग्जांपल। बीच में कुछ क्या, क्यों, कैसे कुछ भी चल नहीं रहा है। तो वो चीज़ मुझे समझ आई कि अच्छा इतना इस तरीके से नहीं लिखना है कि एक ही चीज़ चलते जा रही है, बीच में थोड़ा-सा वेरिएशन लाना है। तो वो गलतियाँ आप 2-4 ऐसे लिखेंगे तो आपको पता लगेगा। बाकी ऐसे का बेसिक फ्रेमवर्क कैसे लिखना है, क्या लिखना है, राइटिंग स्किल्स आई न्यू दैट वो मेरे को थोड़ी आती हैं। तो आई डिड नॉट राइट टू मेनी एसेज़, बट आई वुड एडवाइस कि अगर आपके साथ वो इश्यू है तो आप ज़रूर थोड़ा ऐसे लिख के जाइए। आई स्टार्टेड माई प्रिपरेशन फॉर ऐसे प्रीलिम्स के रिजल्ट के बाद, जो 3 महीने वाला मेंस का गैप होता है। You can start your preparation beforehand and just read some essays. By preparation I mean just read some essays, just make a list of anecdotes anywhere you find something, and it doesn't have to be एक important internet source से। आजकल social media पे इतनी inspirational stories और ये सब बहुत promote होता है। If you find something कि हाँ this is something very good, you can write that. So ये पूरे साल का प्रोसेस होगा। I did it in 3 months. यू कैन डू इट मंथ में थोड़ा टाइम देके, वीक में थोड़ा टाइम दे दीजिए, इस तरीके से आप कर सकते हैं। दिस वॉज फॉर ऐसे। आफ्टर ऐसे द नेक्स्ट थिंग इज GS1, GS2, GS3, GS4 मेंस में इन चारों की तैयारी कैसे करी। जो बेसिक सोर्सेज हैं, स्टैटिक सोर्सेज, वो मैंने बता ही दिए आपको कि क्या क्या मैंने बुक्स यूज करी थी, वो स्टैटिक के लिए था। करंट के लिए, हाँ, दिस इज समथिंग आई फॉरगॉट, करंट के लिए प्रीलिम्स में और करंट के लिए मेंस में न्यूज़पेपर, एक न्यूज़पेपर पढ़ना ही है। एक तो न्यूज़पेपर पढ़ना ही है। लोग कहते हैं कि न्यूज़पेपर नहीं पढ़ने से भी होता है, दैट इज ऑल्सो ट्रू। सम पीपल डू नॉट रीड न्यूज़पेपर,
द रीज़न इज़ जब आप न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करते हैं, बहुत टाइम टेकिंग होता है। तो वही मटेरियल आपको एक वेबसाइट बहुत कंसाइज़ फॉर्म में दे देती है। इसलिए सम पीपल डू नॉट रीड न्यूज़पेपर और वो सिर्फ़ वो मैगज़ीन्स और मटेरियल पढ़ के दे गेट थ्रू एंड देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन इट। बट व्हाट आई फाउंड वेरी गुड अबाउट न्यूज़पेपर वाज़ दे हेल्प यू डेवलप अ पर्सपेक्टिव। वो सिर्फ़ आपको न्यूज़ बता नहीं रहे हैं कि ये हुआ, ये हुआ। जब आप एडिटोरियल पढ़ते हैं, वो आपको डिफरेंट ओपिनियन देते हैं और वो एक एक्सपर्ट ओपिनियन होता है कि इस फील्ड के एक्सपर्ट इस बारे में क्या सोच रहे हैं। कुछ इंटरनेशनल रिलेशन की कोई न्यूज़ चल रही है, कोई फॉरेन डिप्लोमैट अगर उसको आर्टिकल को लिख रहा है, उसको एडिटोरियल को, तो वो एक बहुत ही एक अलग पर्सपेक्टिव होता है जो आपको मिलता है और डिफरेंट पर्सपेक्टिव मिलते हैं। अदर देन दैट आई थिंक न्यूज़पेपर की हेल्प होती है मेन इंटरव्यू के टाइम पे, क्योंकि जब आप पूरे साल न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ना, एक स्टोरी लिंक होती है। चाहे वो कोई न्यूज़ चल रही हो, इंडिया किसी कंट्री से डील कर रही हो या कोई एक स्कीम के ऊपर न्यूज़ हो, वो एक पर्सपेक्टिव पूरा डेवलप होता है। कुछ इनफैक्ट फॉरेन डिप्लोमैट्स की स्टेटमेंट होती है, इंडियन डिप्लोमैट की स्टेटमेंट होती है, वो सीधे-सीधे इंटरव्यू में पूछ ली जाती है कि इस डिप्लोमैट ने ये कहा था एंड इसका क्या मतलब है? किस कॉन्टेक्स्ट में ये यूज़ किया गया है? डू यू एग्री विद दैट? तो अगर आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं और आप सिर्फ मैगज़ीन पढ़ते हैं, तो दिस इज़ समथिंग यू विल फेस प्रॉब्लम विद। आप ये चीज़ मेंस के रिज़ल्ट के बाद इंटरव्यू तक में कवर कर सकते हैं, बट इट इज़ डिफिकल्ट। उस टाइम पे वो हैबिट डेवलप करना इज़ डिफिकल्ट। सो इसीलिए मैंने न्यूज़पेपर की हैबिट स्टार्टिंग से ही आई रेड न्यूज़पेपर माय फर्स्ट अटेम्प्ट से ही मैंने न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करा था। शुरू में बहुत टाइम लगता था बट वो इवेंचुअली कम हो जाता है। तो न्यूज़पेपर फॉर करंट एंड एक मैगज़ीन, कोई भी एक मैगज़ीन। एक इसीलिए बिकॉज़ आप एक मैगज़ीन अगर कवर कर रहे हैं, कोई एक हो सकता है कि कोई एक न्यूज़ आर्टिकल है, कोई एक न्यूज़ का इश्यू है, मैगज़ीन ने इस मंथ कवर नहीं करा है, नेक्स्ट मंथ कवर करेगी। अगर आप मैगज़ीन में स्विच करते जाएँगे तो यू विल लीव थिंग्स इन बिटवीन। तो इसलिए एक मैगज़ीन फ़ॉलो करिए, रिलिजियसली फ़ॉलो करिए, मंथली, क्योंकि कोई भी एक इश्यू आता है ना, मान लीजिए किसी रूल्स में अमेंडमेंट हुए हैं या कुछ भी एक नया इश्यू आया है, मैगज़ीन आपको ना हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से शुरू करती है कि हमने इस साल ये स्टेप लिया था, इस साल ये स्टेप लिया था, फिर ये लिया था। वो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव और वो पूरा लिंकेज जनरली यू डू नॉट फाइंड इन न्यूज़पेपर। होता है, थोड़ा-थोड़ा बीच में होता है बट वो प्रॉपर नहीं होता है। सो दैट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग मैगज़ीन कि सारी चीज़ें जो आपने पढ़ी हैं ना पूरे महीने भर में, वो सब लिंक हो जाती हैं। वो एक पिक्चर पूरी क्रिएट वो मैगज़ीन मंथली मैगज़ीन एंड में कर देती है और एक प्रॉपर आंसर राइटिंग के लिए एक कंटेंट दे देती है आपको कि आपको ऐसे लिखना है। कोई भी एक मैगज़ीन रीड कर सकते हैं। आई रेड विज़न, तो आप कोई भी रीड कर सकते हैं। बहुत मैगज़ीन्स अवेलेबल हैं, कोई भी एक रेप्यूटेड उठाइए, एनीवन यू आर कंफर्टेबल विथ एंड देन यू कैन स्टार्ट विद दैट। मंथली मैगज़ीन के साथ अपडेटेड रहिए, उसका बैकलॉग प्लीज़ मत रखिए, क्योंकि अगर आप बैकलॉग रख के उसको एंड में एक साथ कवर करेंगे तो वो इतना इफ़ेक्टिव नहीं होगा। तो इसलिए मंथली मैगज़ीन्स कोशिश करिए कि टाइमली कवर होती रहे। जीएस 1, जीएस 2, जीएस 3 के लिए आई थिंक बुक्स कवर हो गई हैं, मैगज़ीन और करंट अफेयर्स कवर हो गए हैं। वन थिंग आई यूज्ड टू डू, आई विल टेल यू, इज़ एक टेलीग्राम पे देयर इज़ वन पेज और वो जो है ना न्यूज़पेपर आर्टिकल सिर्फ़ द हिंदू के नहीं डालते, दे पुट द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, डाउन टू अर्थ, पीआईबी, ओआरएफ, दे गिव डेली का वो हेडलाइन्स इम्पोर्टेंट कि ये है। सो एक इंसान एक ही न्यूज़पेपर पढ़ सकता है, तो मैं द हिंदू पढ़ती थी। अभी मैं इंडियन एक्सप्रेस पूरा नहीं पढ़ सकती, मैं डीटीई पूरा नहीं पढ़ सकती। तो वो जो एक वो पेज देते थे डे के एंड में, मैं उसके ज़रूर टॉपिक्स देखती थी कि कौन-सा ऐसा टॉपिक है जो शायद मैं कवर नहीं कर रही हूँ, जो न्यूज़पेपर्स में नहीं आ रहा है, जो डाउन टू अर्थ में बहुत अच्छा आ रहा है। तो अगर मुझे लगता था कि ये टॉपिक मुझे यहाँ बहुत अच्छा मिल गया है, उसको मैं लिख के रख लेती थी या उसको मैं सेव करके रख लेती थी कहीं पे कि हाँ, ये काम आएगा। तो वो एक उसको गो थ्रू करने का सिर्फ़ एक रीज़न था कि मैं सिर्फ़ द हिंदू पढ़ सकती थी। मैं इससे ज़्यादा न्यूज़पेपर कवर नहीं कर सकती थी। बट दैट वेबसाइट, दैट पेज यूज्ड टू डू दैट फॉर मी कि दिस इज़ इम्पोर्टेंट एंड देन आई यूज्ड टू पिक उसमें से भी। वो भी पूरा करना इज़ नॉट पॉसिबल इन अ डे। तो दैट ऑल्सो आई यूज्ड टू पिक कि अच्छा ये मेरे लिए ज़रूरी है तो ये करना है। वो भी पूरा नहीं पढ़ती थी। दिस इज़ समथिंग आई थिंक हैव हेल्प्ड मी बिकॉज़ मैंने वो एक नोट्स जो मेरे जो कहते हैं ना नोट्स बनाए थे करंट के जीएस 1, जीएस 2, जीएस 3 के, मैंने वो नोट्स कभी न्यूज़पेपर से नहीं बनाए। मैंने वो नोट्स उसी से बनाए थे और वो भी ऐसे टॉपिक होते थे जो मुझे पता है वन्स यू रीड द मैगज़ीन ना, आप अगर मैगज़ीन को 2 महीने पढ़ते हैं, 3 महीने पढ़ते हैं ना, आपको रियलाइज़ हो जाता है मैगज़ीन क्या कवर करती है, मैगज़ीन क्या छोड़ती है। तो शुरू के 3-4 महीने बाद आपको समझ आ जाता है। तो जो मैं नोट्स बनाती थी, वो मैं उस टॉपिक के बनाती थी व्हिच आई न्यू कि ये मैगज़ीन कवर नहीं करेगी। मैगज़ीन स्किप्स ऑन दीज़ थिंग्स। मुझे पता है अगर बहुत मेजर कोई इश्यू चल रहा है, मुझे पता है वो मैगज़ीन यूज़ करेगी।
वो मैगज़ीन करेगी मेंशन अपने उसमें। जो मुझे पता था कि मैगज़ीन स्किप करेगी, मैं उसके नोट्स बनाती थी एंड दोज़ नोट्स आई वुड से आर वेरी बेनिफिशियल। वो लास्ट मोमेंट तक मैंने उनको रिवाइज़ करने की कोशिश करी है और एक्चुअली उन नोट्स से मुझे लगता है एक जो यूनिक आंसर में अपने एस्पेक्ट आता है, वो उससे आता है बिकॉज़ वो काफ़ी डिफरेंट होता है। सब लोग अलग-अलग चीज़ें पढ़ते हैं उसमें, द हिंदू सब पढ़ रहे हैं, द हिंदू मोस्ट मेजॉरिटी प्रोपोर्शन द हिंदू पढ़ रही है। तो आप 2-4 चीज़ें और इधर-उधर से पढ़ लेते हैं, तो 2-4 एग्ज़ाम्पल, 2-4 डेटा आपको एक्स्ट्रा मिल जाता है। तो दैट इज़ वन थिंग। उसके बाद जीएस 4 बचता है एथिक्स। एथिक्स के लिए मैंने बहुत इधर-उधर से चीज़ें पढ़ना ट्राई करना शुरू करा था। बहुत डिफ़िकल्ट था एथिक्स के लिए सोर्स उठाना। बट आई विल टेल यू व्हाट आई सेटल्ड विथ फाइनली। बेसिक थ्योरी के लिए आई रेड लेक्सिकॉन। थोड़ा बल्की है और सारे एस्पिरेंट्स को पसंद भी नहीं आती, बट मुझे अच्छी लगी थी। सो आई रेड लेक्सिकॉन। बट लेक्सिकॉन में एक कमी है कि लेक्सिकॉन में थ्योरी तो पूरी है। लेक्सिकॉन में केस स्टडीज़ ज़्यादा नहीं है और लेक्सिकॉन में एग्ज़ाम्पल ज़्यादा नहीं है। इसके लिए आई रेड जो मुदित जैन सर की बुक है, डिकोड एथिक्स वाली। उसमें एग्जाम्पल्स बहुत हैं, उसमें हर चीज़ का एक-एक एग्जाम्पल है और उसमें केस स्टडी सॉल्व्ड है। तो कैसे केस स्टडी को अप्रोच करना है, वो उससे पता लगता है। तो जीएस 4 के लिए आई थिंक इफ यू रीड लेक्सिकॉन एंड इफ यू रीड दैट मुदित जैन सर वाली बुक, ओनली द एग्जाम्पल्स एंड द केस स्टडीज, इट इज़ आई थिंक मोर देन इनफ। उससे सब कुछ कवर हो जाता है। जीएस 4 का 90% पोर्शन इससे कवर हो जाता है। आपको आंसर लिखना आ जाता है, आपके पास एग्जाम्पल्स होते हैं, आपको थ्योरी, क्योंकि लेक्सिकॉन में चीज़ों की डेफिनेशन बहुत अच्छी है और एथिक्स में डेफिनेशन, एथिक्स का इनफैक्ट हर जीएस के पेपर में डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए ये दोनों सोर्सेज आई वुड रेकमेंड फॉर एथिक्स। इसके अलावा चारों पेपर में स्टैटिक कवर हो गया, करंट कवर हो गया। आंसर कैसे लिखने हैं की बात हम आगे कर लेंगे। मेन थिंग आई वुड से मेंस की प्रिपरेशन के लिए अगर लोग पूछते हैं क्या करा, स्टैटिक पढ़ा, करंट पढ़ा, दोनों चीज़ें पढ़ ली, अब दोनों को लिंक करना आना चाहिए। जिस जिस टाइम आपको दोनों चीज़ें लिंक करनी आ गई ना, आपकी आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम उस टाइम पे आंसर राइटिंग की सॉल्व हो गई। तो दोनों चीज़ें लिंक करना कि अच्छा स्टैटिक में ये पढ़ा था और करंट में ये चल रहा है, तो आंसर में इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अदर देन दैट मेंस में क्या इंपॉर्टेंट है, आपके पास थोड़ा डेटा होना चाहिए। स्टैटिस्टिक्स आपके पास ऑथेंटिक गवर्नमेंट स्टैटिस्टिक्स, जहाँ पर आप सोर्स के साथ अपने, क्योंकि अगर आप अपने आंसर में सिर्फ लिख देते ना दिस परसेंट ऑफ दिस दैट इज नॉट दैट अट्रैक्टिव, दैट डज नॉट कैच द आई ऑफ द एग्जामिनर जो आपकी कॉपी चेक कर रहे हैं। तो आपको एक अकॉर्डिंग टू दिस स्टडी, अकॉर्डिंग टू दिस सोर्स, अगर आप ऐसे मेंशन करते हैं कि इस सर्वे इस ऑर्गेनाइजेशन ने करा है, तो वो एक थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है आंसर में लिखने में। तो स्टैटिस्टिक्स मेन जो भी आपको न्यूज़पेपर में बीच-बीच में मिलते रहते हैं, एक अलग से डायरी बना लीजिए, एक अलग से कॉपी बना लीजिए। मेरे पास जो नोट्स का था जीएस 1, 2, 3 के लिए मैंने बनाए थे, मैं उसी में लिखती थी। स्टैटिस्टिक्स रखिए। बाकी आप अगर आप मैगज़ीन भी सिर्फ मंथली कवर कर रहे हैं, आई एम टेलिंग यू बहुत ज़्यादा स्टैटिस्टिक्स उससे कवर हो जाते हैं बिकॉज़ मैगज़ीन में हर एक आर्टिकल में 1-1, 2-2 चीज़ें ऐसी लिखी होती हैं। तो काफ़ी स्टैटिस्टिक्स उससे कवर हो जाते हैं। उसके अलावा रिपोर्ट्स मैगज़ीन सब कवर करती है, आपको वो सब सिर्फ रिवाइज़ करके जाइए मेंस से पहले। प्री से पहले आप रिपोर्ट्स रिवाइज़ करते ही हैं बिकॉज़ वो आती हैं डायरेक्ट क्वेश्चन की फॉर्म में। मेंस से पहले जनरली स्किप कर देते हैं कि डायरेक्ट नहीं पूछा जाएगा। वो पढ़ने का फ़ायदा यही है कि आंसर में आप अपनी तरफ से यूज़ कर सकते हैं कि इस रिपोर्ट ने ऐसा कहा था, इस रिपोर्ट ने ऐसा कहा था। थोड़े बहुत केस स्टडीज़ जो हो गए, जो पेपर 2 में इस बार काफ़ी पूछे गए थे हमारे वाले मेंस में। तो केस स्टडीज़ मतलब जो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट वाले हैं, वो एक जगह लिख के रख सकते हैं तो रख लीजिए। मैंने नहीं लिखा था बट वो इतने बार सोर्स रिवाइज़ हो गए थे, इतने बार चीज़ें रिपीट हो गई थी कि वो बेसिक वाले याद हो गए थे। तो कुछ आपको वो जजमेंट्स मेजर याद होने चाहिए। और आर्टिकल्स, पॉलिटी की बुक से, लक्ष्मीकांत से, कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल जीएस 2 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम स्पेसिफिक पेपर 1 की बात, और हर पेपर में जीएस 1, 2, 3, 4 सब में फ्लो चार्ट, डायग्राम, दिस इज समथिंग आई थिंक नाउ एवरीबॉडी नोज कि फ्लो चार्ट्स बनाने हैं, डायग्राम्स बनाने हैं। एक बार थोड़ा एक-एक जीएस की बात कर लेते हैं। जीएस 1 में हिस्ट्री के सोर्सेज़ की बात हो गई है। आंसर भी जीएस में नॉर्मल हिस्ट्री का आंसर इज़ नॉर्मल थ्योरी, थोड़ा फ्लो चार्ट बना दिया, ठीक है। क्रोनोलॉजिकली जितना अच्छे से आप लिख सकते हैं, जितना आप नेम्स मेंशन कर सकते हैं स्पेसिफिकली, वो आंसर को आप नेम्स ऑफ पर्सनैलिटीज़ मेंशन कर सकते हैं, वो आपके आंसर को थोड़ा अट्रैक्टिव बनाएगा। ज्योग्राफी में मैप्स ज़रूर, 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 मैप्स 2 सेकंड में, 5 सेकंड में आपका मैप फटाफट से बन जाए, ये आप सीख के जाइए। मैप्स में चीज़ें मार्क करना सीख लीजिए, रफली कैसे की जाती हैं, क्योंकि पेपर में टाइम ज़्यादा नहीं होता है, तो रफली कैसे चीज़ें मार्क की जाती हैं, ये सीख लीजिए। उसके बाद जो जो थोड़े बहुत टॉपिक रह गए हैं, हाँ, दिस इज़ समथिंग आई फॉरगॉट अबाउट।
जो कुछ टॉपिक्स रह गए हैं जैसे GS1 में सोशल इश्यूज, सोशल जस्टिस, ग्लोबलाइजेशन और ये सब है, इन टॉपिक्स का एज सच मैंने कोई बुक फॉलो नहीं की थी। ये टॉपिक मैंने इंटरनेट से कवर करे थे। अगर आप ग्लोबलाइजेशन इंटरनेट पे टाइप करेंगे, इतना अच्छा चीजें एक्सप्लेन्ड है, ग्लोबलाइजेशन इतना अच्छा एक्सप्लेन्ड है, सब कुछ उसके प्रोज, उसके कॉन्स, जो भी उससे रिलेटेड, इवन द टर्म्स दैट आर रिलेटेड टू वो सब एक्सप्लेन्ड है। तो ग्लोबलाइजेशन के नोट्स, सोशल इश्यूज के नोट्स, वल्नरेबल सेक्शंस के नोट, ये सब चीजें इंटरनेट से करी थी। नाउ कमिंग टू पेपर 2, पॉलिटी के लिए वही सोर्स है। इंटरनेशनल रिलेशन के लिए मैंने कोई बुक पढ़ी नहीं थी। मैंने इंटरनेशनल रिलेशन एंटायरली करंट अफेयर्स बेस्ड करा था। आई डिड प्लान ऑन रीडिंग द बुक बट मेरे पास टाइम था नहीं, तो मैंने रीडिंग बुक कोई भी रीड नहीं करी थी। करंट अफेयर्स से सिर्फ कंप्लीट करा था, जो भी करा था वो अच्छे से पढ़ लिया था, स्पेशली ऑर्गेनाइजेशंस और ये सब वो पढ़ लिया मैगजीन से। गवर्नेंस ऑल्सो, ई गवर्नेंस बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा है, बहुत ज़्यादा यूपीएससी का भी अच्छा टॉपिक, फेवरेट टॉपिक बन के चल रहा है। ये भी चीज़ें मैंने इंटरनेट से कवर करी थी। जो छोटे-छोटे टॉपिक्स हैं जिनके लिए मैंने स्पेसिफिकली कोई बुक नहीं रेफ़र करी थी, मैंने उनको नॉर्मल इंटरनेट से फ़ॉलो किया था और नोट्स बना के रख लिए थे कि बार-बार इंटरनेट से तो नहीं ढूँढा जाएगा और ऐसा नहीं होता एक वेबसाइट पे मिल गया, 4 वेबसाइट से अलग-अलग चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो वो वाली चीज़ वहाँ से करी थी। पेपर 3 में इकोनॉमिक्स आई टोल्ड द सोर्सेज, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक आई टोल्ड द सोर्सेज, डिजास्टर मैनेजमेंट भी मोस्टली मैगजीन से कवर हो जाता है। एनडीएमए की वेबसाइट आप कुछ चीज़ों के लिए रेफर कर सकते हैं, कुछ अगर बहुत ही हॉट टॉपिक चल रहा है, हीट वेव्स वगैरह जब चल रहे थे तो एनडीएमए की वेबसाइट पर उसके बारे में इंफॉर्मेशन थी, वो रेफर करी जा सकती है। बट अदरवाइज मैगजीन आई थिंक मोस्टली कवर करती है। जैसे इस बार हमारे पेपर में क्लाउड बर्स्ट और इन सब पे क्वेश्चन आया था, ये टॉपिक्स मैगजीन ने कवर करे थे। तो दिस इज GS3 एंड GS4 भी कवर हो गया, तो आई थिंक दिस वाज ऑल GS1 2 3 4 मेंस की प्रिपरेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑप्शनल की तैयारी कैसे की। तो माय ऑप्शनल वाज केमिस्ट्री। एज आई टोल्ड कि मेरी ग्रेजुएशन भी केमिस्ट्री में थी, मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन भी केमिस्ट्री में थी। तो मेरे पास सोर्सेज मुझे सब पता थे कि किस बुक से कौन सा टॉपिक मुझे समझ आता है, किस बुक में कौन सा टॉपिक अच्छे से दिया है, किस बुक से क्वेश्चंस आते हैं। सॉरी। तो वो मुझे अच्छे से पहले से पता थे। मैंने सिर्फ अपने उन सोर्सेज को रिवाइज करा है। एक आधा 2 बुक्स थी जो केमिस्ट्री की बहुत बल्कि हैं और मुझे पता था कि इनसे क्वेश्चंस आते हैं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उनके मैंने नोट्स बना लिए थे। बट ज़्यादातर मैंने बुक्स ही फॉलो करी थी क्योंकि वो बुक्स 5 साल हो गई थी पढ़ते-पढ़ते, तो उन बुक्स को पढ़ने में इतना टाइम लगता नहीं था। वो जल्दी कवर हो जाती थी क्योंकि अगर 2 पन्ने आपको पता है, उन 2 पन्ने में आपको कौन-कौन से पैराग्राफ में इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी हैं, कौन-कौन से क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे थे ये देखने के लिए कि कितने हिसाब की पढ़ाई करनी है, क्योंकि मास्टर्स लेवल ज़्यादा नहीं आता है यूपीएससी के केमिस्ट्री ऑप्शनल में। तो किस लेवल तक की पढ़ाई करनी है देखने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे थे। बाकी आई डोंट थिंक केमिस्ट्री ऑप्शनल की स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी यहाँ पर डिस्कस करी जा सकती है। दैट वुड बी एक्सटेंसिव अलग से कि क्या सोर्सेस थे क्या नहीं थे। बट आई जस्ट वेंट थ्रू मेरे ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के टाइम पे जो भी सोर्सेज मुझे पता थे, वर्क फॉर मी, और उन्हीं के साथ मैंने करा था। ऑप्शनल के लिए मैंने कोई कोचिंग, कोई टेस्ट सीरीज कुछ भी ज्वाइन नहीं करा था, बिकॉज आई थॉट कि जीएस को ज़्यादा दे देते हैं फोकस, बिकॉज हो जाएगा केमिस्ट्री इतने टाइम पढ़ रखा है। तो ऑप्शनल बहुत बेसिक तरीके से ऑप्शनल कवर करा था, बहुत सिर्फ चीज़ें रिवाइज करी थी अगर पूछा जाए तो ऑप्शनल के लिए। फॉर्मूले रिवाइज कर लिया, डेरिवेशन रिवाइज कर लिया, थोड़ा सा थियोरी, थोड़ा पोस्टुलेट्स होते हैं केमिस्ट्री और इन सब में, वो रिवाइज कर लिए। ऐसे सिर्फ रिवाइज करा था, थोड़े से न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करके देख लिए। इस तरीके से सिर्फ केमिस्ट्री की प्रिपरेशन करी थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटरव्यू या पर्सनालिटी टेस्ट की तैयारी कैसे करनी है। फॉर इंटरव्यू एंड पर्सनालिटी टेस्ट एज ए सेड न्यूज़पेपर इज अ मस्ट। न्यूज़पेपर के बिना आप वहाँ पर कैसे बोलना है, कैसे आंसर करना है, वो पर्सपेक्टिव आपका कोई और सोर्स पढ़ के नहीं होगा। न्यूज़पेपर इज अ मस्ट। लोग 2 न्यूज़पेपर भी पढ़ते हैं। आई रेड द हिंदू, वो फिक्स्ड था। द हिंदू स्टार्टिंग से एंड तक की जर्नी तक फिक्स्ड था। उसके बाद मैंने लाइवमेंट कोशिश करी थी पढ़ने की बीच में कि पढ़ लेती हूँ, बट वो हो नहीं पाया। वो 2 दिन पढ़ती थी, थर्ड डे नहीं पढ़ पाती थी, बट कोशिश करी थी कि एक कोई फाइनेंशियल न्यूज़पेपर, इकोनॉमिक्स का न्यूज़पेपर लोग बोलते हैं पढ़ लो, इकोनॉमिक्स टाइम्स पढ़ लो, लाइवमेंट पढ़ लो, बिजनेस टाइम्स पढ़ लो, उनमें से कोई एक पढ़ने को बोला जाता है। तो मैंने कोशिश तो करी थी, बट वो मेरे से हुआ नहीं था। बट द हिंदू आई रेड हमेशा एकदम थरोली, जो चल रहा है। इंटरव्यू के टाइम पे कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, जैसे आप कहीं पर भी मान लीजिए रेपो रेट, इन सब के बारे में बात चल रही है, आप कहीं पर भी नंबर
इतना फ़ोकस नहीं करते हैं कि कितना चल रहा है, कितना बढ़ाया, कितना कम करा। एक बेसिक आइडिया आपको होता है। आपका जैसे बजट, मेरा इंटरव्यू बजट उसके बाद था। तो बजट जब निकलता है तो कितना कहाँ एलोकेट करा गया है, कितना परसेंट, ये सब नंबर हमारे लिए प्री और मेंस में बहुत कम इम्पोर्टेंस रखते हैं। इंटरव्यू के टाइम पे ये इम्पोर्टेंस रखते हैं। तो ये जो नंबर हैं, जो बेसिक डेटा इकोनॉमिक्स को लेकर है, ये आप याद कर लीजिए इंटरव्यू के लिए, ताकि वहाँ पर अगर कुछ भी इकोनॉमिक्स रिलेटेड क्वेश्चन हो रहा है कि इन्फ्लेशन, इफ इवन इफ दे आस्क यू व्हाट व्हाई इन्फ्लेशन इज हैपनिंग, तो आपके पास रीजंस तो होंगे, आप पूरे साल पढ़ रहे हैं इन्फ्लेशन क्यों होता है, किस लिए नहीं होता है। जब आप वो न्यूज़पेपर से कहीं पर एकदम नोट्स बना के रख लेंगे ना कि अभी करंट रेट इतना चल रहा है, तो वहाँ पर आप इंटरव्यू में बोल सकते हैं कि इन्फ्लेशन इस टाइम पे इतना टच कर रहा है एंड द रीजन फॉर दैट इज दिस। तो इस तरीके से वो हेल्प करता है कि इकोनॉमिक्स के बेसिक नंबर्स हों। इनफैक्ट किसी भी इश्यू का आपके पास एक नंबर, एक परसेंटेज टर्म में डेटा है, तो वो इंटरव्यू में आपको बहुत हेल्प करेगा। बेसिक ये करंट अफेयर्स इससे करा था इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू के टाइम पे स्टैटिक सोर्सेज़ मैंने ज़्यादा रिवाइज़ नहीं करे थे, और बिकॉज़ आई थॉट वो ज़्यादा रिवॉल्व नहीं करेगा। थोड़ा आप बेसिक देख लीजिए कि आपको बेसिक टर्मिनोलॉजी एटलीस्ट पता हो हर चीज़ की। बेसिक आइडिया हो, बहुत डिटेल्ड वो आपसे नहीं पूछते हैं इंटरव्यू में स्टैटिक। उसके बाद एक डैफ भराया जाता है, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, एवरीबॉडी नोज़ अबाउट इट। उसमें आपकी हॉबीज़ होती हैं, आपने क्या-क्या काम करा है अब तक, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड होता है, आपका वर्क एक्सपीरियंस होता है। वो सब चीज़ें आपके डैफ में होती हैं, आपका होम टाउन और ये सब डिटेल्स डैफ में होती हैं। तो अपना होम टाउन जो जहाँ आप बॉर्न एंड ब्रॉट अप, वो एकदम अच्छे से आपको पता होना चाहिए, डैफ में ए टू ज़ेड कवर कर लीजिए। अगर आपने पढ़ाई कहीं और से करी है, कि आपका होम स्टेट अलग है, आपने पढ़ाई कहीं और से करी है, तो दूसरे स्टेट के आपको आई वुड से बर्निंग टॉपिक्स यू शुड नो। उसका आपको पूरा डिटेल्स पता नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने दिल्ली से ग्रेजुएशन करी है, बट मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन बॉम्बे से करी है। तो मेरे लिए महाराष्ट्र इतना डिटेल्स में पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं था कि महाराष्ट्र की हिस्ट्री क्या है। बट अगर महाराष्ट्र में कोई टॉपिक, कोई बर्निंग टॉपिक जो अभी चल रहा है, अगर वो है, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ऐसे 2-3 स्टेट जनरली लोगों के निकल आते हैं जहाँ पर उन्होंने स्कूलिंग करी है, जहाँ पर कॉलेज करा है ऐसे। तो डैफ होम स्टेट सबसे अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए। ए टू ज़ेड आपको होम स्टेट के बारे में, होम स्टेट की हिस्ट्री, होम स्टेट की पॉलिटी, होम स्टेट की पॉलिटिकल कंडीशन, होम स्टेट की इकोनॉमी, लिटरेसी रेट, फीमेल सेक्स रेशियो, और ये सब चीज़ें ए टू ज़ेड आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो आपसे पूछेंगे ही पूछेंगे, बट दीज़ आर प्रोबेबल क्वेश्चंस जो होने चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट आई थिंक सोर्सेज़ और बुक लिस्ट के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि मैंने मोस्टली कवर कर ही दिए हैं। एंड में कुछ अगर रह जाएगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आई विल आंसर दैट। उसके बाद है आंसर राइटिंग की तैयारी कैसे की। पहले कुछ आंसर राइटिंग की तैयारी सबसे फर्स्ट चीज़ है। आंसर राइटिंग की तैयारी शुरू ही तब हो सकती है जब आपके पास कंटेंट है। लोग शुरू कर देते हैं कि फर्स्ट डे से आंसर लिखेंगे, तो आप क्या लिखोगे फर्स्ट डे से आंसर में ना, आपके पास कुछ कंटेंट ही नहीं है, आपको ना इंट्रो पता है, ना बॉडी, आपको ना क्वेश्चन समझ आया, लीव अबाउट द कंटेंट, आपको क्वेश्चन ही समझ नहीं आया, तो आप कैसे लिखेंगे। फर्स्ट डे से आंसर राइटिंग मैंने स्टार्ट नहीं करी थी। मैंने आंसर राइटिंग इनफैक्ट बहुत लेट आई थिंक इन माय सेकंड अटेम्प्ट आई स्टार्टेड आंसर राइटिंग। फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं सब पढ़ने में ही इतना हो गई थी कि मैंने आंसर राइटिंग को टाइम ही नहीं दिया था। तो आंसर राइटिंग के लिए स्टैटिक सोर्सेज वही हैं, करेंट सोर्सेज वही हैं। लिखने की प्रैक्टिस के लिए एक आप 2-4 टॉपर्स की कॉपी देख लीजिए, इंट्रो कैसे लिखते हैं, कैसे वो फ्लो चार्ट बनाते हैं। वो से आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कैसे-कैसे करना है। फिर आप लिखना शुरू करिए, इवेंचुअली आंसर उतने अच्छे नहीं होंगे, बट वो धीरे-धीरे इम्प्रूवमेंट आपको खुद समझ आता जाएगा। अब कंटेंट आपका अप टू मार्क है या नहीं, उसके लिए आप इवैल्यूएशन करा सकते हैं। अगर आप वो अफोर्ड कर सकते हैं, तो अगर आप इवैल्यूएशन करा सकते हैं, दैट इज़ गुड। अगर आप नहीं करा सकते हैं, आप सेल्फ इवैल्यूएशन कर लीजिए, आप मॉडल आंसर्स देख लीजिए, उन्होंने क्या लिखा ऐसा जो आपने मेंशन नहीं करा, या क्या आप टॉपिक से डेविएट हो गए, उनका आंसर कुछ और था, आपका आंसर कुछ और था। वो चीज़ आप एक बार देख लीजिए। बाकी टॉपर्स की कॉपीज़ से आप देख लीजिए कैसे लिखना है, उनसे आपको एक अच्छा मैच मिल जाएगा कि कैसे लिखा जाता है आंसर। आंसर राइटिंग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है मेंस में, अगर आपको क्वेश्चन के बारे में डिटेल्ड आइडिया है, डू नॉट बीट अराउंड द बुश कि अच्छा एक वर्ड पकड़ के उसी के बारे में कहानी लिख दी। क्वेश्चन बहुत टारगेटेड पूछा जाता है कि इस बारे में बताइए, तो वो टारगेटेड क्वेश्चन को टारगेटेड आंसर करना है, टू द पॉइंट आंसर लिखना है। मैं क्या करती थी, जब एक मैंने गलती बहुत बड़ी करी थी जब मैं आंसर राइटिंग शुरू करा था, तो मैं क्या करती थी, मैं ना एक-एक टॉपिक को ना बड़ा 4 लाइनों में एक्सप्लेन करती थी, कि अगर उन्होंने मुझसे 4 फैक्टर्स पूछ लिए हैं रीजनलिज़्म के, 4 कुछ चीज़ें पूछ ली हैं, तो मैं एक-एक टॉपिक को 4-4 लाइनों में एक्सप्लेन करूँ, एक पॉइंट लिखूँगी, उसको एक्सप्लेन करूँगी। तो मुझे एडवाइस किया गया था कि इतना लेंथी आप एक्सप्लेन मत करिए, रादर आप डाइवर्सिटी ऑफ पॉइंट्स रखिए।
तो मैंने अपने वो पॉइंट्स को छोटा करके 2-4 न्यू पॉइंट्स घुसाए। तो जितना आपका आंसर वेरिड होगा, जितना आपका आंसर कॉम्प्रिहेंसिव होगा, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर करने वाला और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कम से कम वर्ड्स में कवर करने वाला, वो आपका आंसर बहुत अच्छा है। उसके बाद डेटा, स्टैटिस्टिक्स, एग्जाम्पल्स, इन सब चीज़ों की तो हमने बात कर ही ली है। तो मेन चीज़ आंसर राइटिंग की यही है कि बॉडी, कंक्लूजन, इंट्रो, ये वाला फॉर्मेट जो है वो वाला तरीके से फॉलो करना है। फ्लो चार्ट्स वगैरह यूज़ करने हैं, डेटा यूज़ करना है, चीज़ें लिंक करनी है, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल यूज़ करने हैं और क्वेश्चन को बहुत टारगेटेड तरीके से आंसर करना है। कीवर्ड्स देख लेना है कि वो क्या पूछ रहे हैं, उस तरीके से आंसर करना है। ठीक है? जितना आप टारगेटेड आंसर करेंगे उतना आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आई गेट इज कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स कितने इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके पूरे उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही है, क्योंकि आप कोचिंग के आप क्वेश्चन पेपर उठाएंगे ना, चारों का टाइप अलग होगा। लेकिन अगर आप यूपीएससी के प्रीवियस ईयर उठाएंगे तो आपको पता लगेगा कि यूपीएससी के कौन से फेवरेट टॉपिक हैं। तो आप प्रीवियस ईयर जरूर देखिए और प्रीवियस ईयर के साथ कैसे पैटर्न चेंज हो रहा है, लास्ट 2-3 ईयर्स के हिसाब से मैं बोलूंगी कैसे पैटर्न चेंज हो रहा है को भी जरूर एनालाइज करिए, क्योंकि पिछले 2-3 सालों में प्रीलिम्स का पैटर्न काफी चेंज हुआ है कि वो कैसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। तो नॉलेज बेस्ड कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस किस पे पूछे जा रहे हैं के साथ क्वेश्चंस कैसे पूछे जा रहे हैं भी आपको देखना पड़ेगा। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही सबसे ज्यादा बेंचमार्क हैं कि आपको इसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना है। सिलेबस एंड प्रीवियस ईयर, सिलेबस इसलिए क्योंकि आपके पास जितना भी आप ये मान लीजिए कि अगर आपके पास सिलेबस वो पूरा है, उसमें से अगर मैं आपको एक वर्ड उठा के देती हूँ ना कि आप इस पे आंसर लिख दीजिए, उस टॉपिक पे आपके पास कम से कम 2 पन्ने लिखने के लिए होने चाहिए। कुछ भी हो उस पे, वो टॉपिक आपके पास कोई भी टॉपिक ब्लैंक नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन सिलेबस का एक-एक वर्ड इज अ टॉपिक फॉर यू। तो उसको आप जो टॉपिक आपको पूरे साल में कहीं नहीं मिला, आपको न्यूज़पेपर में नहीं मिला, आपको मैगजीन में नहीं मिला, लेकिन आपको दिख रहा है सिलेबस में है, उससे गूगल करके 6 पॉइंट लिख लीजिए उसके कि अगर कहीं पे भी इसका जिक्र है तो मैं ये 6 पॉइंट तो लिख के हूँ, मैं बहुत अच्छा आंसर ना लिखूं, मैं ये 6 पॉइंट तो लिखूं। तो इस तरीके से सिलेबस को करना है। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से अपना बेंचमार्क देखना है कि ऐसे ऐसे पढ़ना है। जैसे मैंने बोला कि इकोनॉमिक्स के कंसेप्चुअल क्वेश्चंस काफी आते हैं और मेमोरी बेस्ड इतने नहीं आते हैं, तो वो चीज वहां से पता लगेगी, क्योंकि अदरवाइज आप देखेंगे तो सब कुछ मेमोराइज करने का है, इतनी सारी चीजें मेमोराइज करने की है हर उसमें, आप कितना मेमोराइज करते जाएंगे। तो क्या आपको याद रखना है, क्या आपको नहीं याद रखना है, दैट इज ऑल्सो दैट यू लर्न वेन यू गो थ्रू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और ऐसा नहीं कि एक बार हो देख लिया से हो गया, एक बार देखिए, दूसरी बार देखिए, जब आपने हिस्ट्री पढ़ ली है तो हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर देखिए, पिछले ईयर का क्वेश्चन उठा के देखिए। जैसे जैसे सेक्शनल खत्म होते जा रहा है, आपने एक बार स्पेक्ट्रम पढ़ ली या आपने एक बार हिस्ट्री अपना कवर कर लिया, तो हिस्ट्री के कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आपसे हो रहे हैं क्या, और नहीं हो रहे हैं तो आपने क्या स्किप करा है कि आपसे क्यों नहीं हो रहे हैं, वाई आर यू नॉट एबल टू सॉल्व दैट क्वेश्चन, वो आप उससे जाके देख लीजिए। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस काफी इसीलिए इंपॉर्टेंट होते हैं एनालाइज करने के लिए कि क्या याद रखना है, क्योंकि सिलेबस इतना सारा है ना, 2 चैप्टर तो है नहीं कि आप पूरे याद कर लेंगे, इतना सिलेबस है, कितना आप याद करके जाएंगे। तो प्रायोरिटाइजेशन आपका पीवाईक्यू से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एनालाइज कैसे करना है, दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड। उसके बाद है कोचिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। नाउ दिस इज वेरी सब्जेक्टिव। कोचिंग का रोल, कोचिंग आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं कराता, फर्स्ट चीज जो सबके उसमें है, कोचिंग आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं कराता। कोचिंग आपको एक बेसिक फाउंडेशन दे देता है, आपको चीजें समझा देता है, आपको चीजें कैसे अप्रोच करनी है ये बता देता है। उसके बाद हार्डवर्क आपका खुद का है। मैंने कोचिंग ज्वाइन करी थी बिकॉज मुझे ये था कि मैं साइंस बैकग्राउंड की हूँ, मुझे थोड़ा शायद हेल्प मिल जाएगी चीजें समझने में, जो शायद मैं खुद से थोड़ा ज्यादा टाइम लेके करूँ वो शायद थोड़े कम टाइम में हो जाएगा, एक गाइडेंस मिल जाएगी। तो कोचिंग से एक गाइडेंस मिलती है, तो मैंने ज्वाइन करी थी। बट ऐसा जरूरी नहीं है कि ज्वाइन किए बिना होता नहीं है, बहुत एग्जाम्पल्स हैं जो आजकल, इनफैक्ट बहुत एग्जाम्पल्स हैं जो बिना कोचिंग के क्लियर कर रहे हैं। तो इट इज अप टू यू, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं और आपको लगता है कि आपको एक बेसिक उसकी जरूरत है तो आप ज्वाइन करिए। अगर आपके बेसिक्स ऑलरेडी क्लियर हैं तो ज्यादा कोचिंग आपको हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि अगर आपको ऑलरेडी पॉलिटी में सब आता है कि प्रेसिडेंट कैसे इलेक्ट होता है, प्रेसिडेंट कैसे इम्पीच होता है, वो भी प्रेसिडेंट में वही पढ़ाएंगे, सो देन इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम फॉर यू। अगर आपको वो चीजें क्लियर है, मेरे लिए सब कुछ फ्रेश न्यू था, सो आई जॉइंड इट, बट इट्स वेरी सब्जेक्टिव। अदर देन दैट नेक्स्ट इज एनसीईआरटी कितनी इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट इज टेस्ट सीरीज कितनी इंपॉर्टेंट है। टेस्ट सीरीज के लिए भी मैंने पहले मेंशन कर ही दिया है कि आप मार्क्स मत देखिए, आप इनफैक्ट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस भी इतने ज्यादा ना देखें तो भी चलेगा, पर आप अपना टाइम मैनेजमेंट देखिए, आप थोड़ा कहाँ गलती कर रहे हैं, आप कहाँ मिस कर रहे हैं देखिए।
कितने क्वेश्चंस यू हैव टू अटेम्प्ट, दैट यू हैव टू डिटरमिन टेस्ट सीरीज से. दिस इज फॉर प्रीलिम्स. फॉर मेंस आई वुड से टेस्ट सीरीज मेंस के लिए आई वुड से इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बहुत टाइम पैक्ड होता है. आपके पास बहुत कम टाइम होता है मेंस में, कि इतने मिनट में ये क्वेश्चन, इतने क्वेश्चन आंसर करना है, इतने मिनट. देयर इज नो टाइम टू थिंक. टाइम मैनेजमेंट मेंस में सबसे बड़ा इशू है. प्रीलिम्स में इट्स स्टिल मैनेजेबल, मेंस में टाइम मैनेजमेंट इज अ वेरी बिग इशू. तो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें ना करें, दो दो टेस्ट आप पूरे एटलीस्ट अपनी तरफ से लिख के जाएं, GS 1 2 3 4 के, क्योंकि उसके बिना टाइमली पेपर कंप्लीट करना फर्स्ट अटेम्प्ट डायरेक्ट एकदम एग्जाम हॉल में बैठ के बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा. मेंस के लिए टेस्ट सीरीज टाइम मैनेजमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देयर इज नो टाइम टू थिंक. आई एम टेलिंग यू, देयर इज नो टाइम टू थिंक. जो आपको आता है फटाफट 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 बस उसमें करना होता है. बहुत हड़बड़ी होती है, एकदम से तुरंत अप्रोच करने में बहुत दिक्कत होगी. टाइम सेट करने में टाइम लगता है कि 7 मिनट में ये वाले क्वेश्चंस करने हैं, तो वो टाइम आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वो नहीं होगा. एंड आई रोट वन ओनली हर एक GS का. यू कैन राइट टू, दैट विल बी ओके. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनसीईआरटी कितनी इंपॉर्टेंट है. एनसीईआरटी कुछ सब्जेक्ट्स की तो देखो, एनसीईआरटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ज्योग्राफी की एनसीईआरटी का कोई रिप्लेसमेंट ही नहीं है, तो ज्योग्राफी की एनसीईआरटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. एंशिएंट हिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी इज द मेन सोर्स. तो कुछ सब्जेक्ट्स के लिए तो एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है. मैंने इनफैक्ट इकोनॉमिक्स के लिए भी 12th वाली एनसीईआरटी एक बार रीड कर ली थी. उसको मैंने कभी रिवाइज नहीं करा, मैक्रो इकोनॉमिक्स की, पर जैसा मैंने कहा कि मेरा एक बेस नहीं था, तो मैंने उसको रीड करा था. तो अगर आप ऐसा कैंडिडेट हैं जिसका बेस नहीं है कोई, जो आप साइंस फील्ड से डायरेक्ट आर्ट्स फील्ड में आ रहे हैं और इस टाइप का अगर है, तो आप एक बार एनसीईआरटीज रीड कर लीजिए. इजी होती हैं, समझने में आसान होती हैं. एडवांस्ड बुक पढ़ेंगे, इजी लगेगा. एकदम से बहुत ज्यादा ओवरफ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन नहीं होगा, चीजें समझ बेटर आएंगी. तो एनसीईआरटीज मोस्टली उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है जिनका कोई फाउंडेशन है नहीं इन सब्जेक्ट्स में. जिनका फाउंडेशन है उनके लिए ऑफकोर्स एनसीईआरटी का रोल ज्यादा नहीं है, एक्सेप्ट ऑफकोर्स द ज्योग्राफी एंड द एंशिएंट हिस्ट्री वन, क्योंकि उनके और कोई सोर्स ही नहीं है. तो उनको तो आपको अच्छे से बार बार पढ़ना ही है. कुछ सब्जेक्ट की एनसीईआरटी आप बेस बनाने के लिए, जैसे पॉलिटी की एनसीईआरटी है, आप अगर वो बेस बना ले, उसको आप रिवाइज नहीं भी करेंगे ना बाद में, वो आपका बेस वहां से जो अच्छा बन गया वो आपको आगे पॉलिटी स्ट्रॉन्ग कर देगा. तो ये काम पॉलिटी और इन सब के साथ करना है फॉर एनसीईआरटीज. नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि एनसीईआरटी न्यू पढ़े या ओल्ड. मैंने ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ी थी और न्यू मैंने नहीं पढ़ी है, तो आई हैव नो आइडिया कि न्यू कैसी है, बट ये ओल्ड वंस आर गुड, तो वो ठीक है. और नेक्स्ट इज करंट अफेयर्स की तैयारी कैसे करें. दैट ऑल्सो हैव कवर्ड कि करंट अफेयर्स के लिए एक न्यूज़पेपर थरोली फॉलो करना है, एक मंथली मैगजीन फॉलो करनी है. अगर आप न्यूज़पेपर फॉलो नहीं करना चाह रहे हैं तो एटलीस्ट फिर आप डेली करंट अफेयर्स फॉलो करिए. मंथली तो आपको करनी है, तब आप डेली करंट अफेयर्स फॉलो करिए, क्योंकि अगर आप वो नहीं करेंगे ना, लास्ट में मंथ के एंड में वो मंथली बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा कवर करना. तो इसीलिए आप डेली, वो एक टच में रखता है आपको कि क्या इवेंट्स दुनिया में हो रहे हैं, तो वो हेल्प करता है मंथली मैगजीन को इजी कंप्लीट करने में. अदरवाइज आपको मंथली मैगजीन कवर करने में टाइम लगेगा. ये एक डिफरेंस आता है न्यूज़पेपर और डेली करंट अफेयर्स कवर करने से. नेक्स्ट क्वेश्चन दैट आई गेट आस्क्ड इज न्यूज़पेपर कितने इंपॉर्टेंट है. दैट ऑल्सो आई हैव कवर्ड समवॉट की वो एक आपका पर्सपेक्टिव बनाते हैं किसी भी चीज को लेकर. वो आपका न्यूज़पेपर, आई वुड से आपका ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो होता है ना, उसमें न्यूज़पेपर का बहुत बड़ा रोल है. वो ही आपको बताता है कि क्या 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 चल रहा है, क्या कैसे, कौन किस चीज पर कैसे रिएक्ट कर रहा है, किस कंट्री का क्या किस चीज पर स्टैंड है. ये सारी चीजें आपको न्यूज़पेपर बताते हैं. और न्यूज़पेपर रीडिंग आई वुड से एनीवे इज अ गुड हैबिट. तो अगर आप न्यूज़पेपर, मेरी जर्नी में न्यूज़पेपर बहुत इंपॉर्टेंट था. मैंने न्यूज़पेपर हमेशा से पढ़ा है. न्यूज़पेपर को मैंने बहुत रिलीजियसली कवर करने की कोशिश करी है. एंड दैट डज नॉट मीन कि आई हैव नॉट स्किप्ड न्यूज़पेपर बीच में किसी किसी दिन. आई हैव, बट मैं कोशिश करती थी कि वो डेज बहुत मिनिमम हो और मैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स न्यूज़पेपर कवर कर सकूं. उसके बाद न्यूज़पेपर कौन सा फॉलो किया, मैंने द हिंदू फॉलो किया था. इंडियन एक्सप्रेस का एक्सप्लेन्ड वाला पेज, मैं, जैसा कि मैंने कहा, वो एक टेलीग्राम पेज था जो मैं फॉलो करती थी, जो डिफरेंट डिफरेंट आर्टिकल्स देते थे. इंडियन एक्सप्रेस के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स मैं वहां से पढ़ लेती थी. मोस्टली वो एक्सप्लेन पेज के ही आर्टिकल्स होते थे. नेक्स्ट इज न्यूज़पेपर कैसे पढ़े. नाउ हेयर इज द की. न्यूज़पेपर आपको पहले बहुत टाइम लगेगा. मैंने जब न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू किया था, मुझे 2-2 3-3 घंटे न्यूज़पेपर पढ़ने में लगते थे. इवेंचुअली वो टाइम 1 घंटे में रिड्यूस हो जाता है. न्यूज़पेपर कैसे पढ़ें, इस आप पहले तो आप कोई न्यूज़ आई है उसको पूरा पढ़िए कि क्या वो न्यूज़ कह रही है. उसके बाद आपको पता लगाना है आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है न्यूज़पेपर में. सारी चीज़ें न्यूज़पेपर में इंपॉर्टेंट नहीं है. मान लीजिए इन्वायरमेंट की कोई न्यूज़ आई है, ये स्पीशीज डिस्कवर हुई है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है कहाँ हुई है, क्या इसका स्टेटस है, कुछ अगर एक्सटिंक्ट और इन सब वाली स्पीशीज है तो वो पढ़ना आपके लिए इंपॉर्टेंट है. साइंस एंड टेक की कोई न्यूज़ आ रही है तो उसमें कंसेप्चुअल आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि
अच्छा ये ब्रेक थ्रू हुआ है, इसमें ये टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है, तो इस टेक्नोलॉजी का बेसिस क्या है? इस टेक्नोलॉजी के और एप्लीकेशंस क्या हैं? मतलब न्यूज़पेपर आपको एक टॉपिक देगा, न्यूज़पेपर आपको पूरा उस टॉपिक पे सब कुछ प्रिपेयर करके नहीं देगा कि ये आपका दिस इज़ योर आंसर फॉर मेंस, दिस इज़ योर आंसर फॉर प्री। नो, न्यूज़पेपर इज़ जस्ट गिविंग यू अ टॉपिक कि देखो ये न्यूज़ में अब उस टॉपिक के आसपास जो रिवॉल्व कर रहा है ना, वो आपको पढ़ना है। पॉलिटी में पॉलिटिकल चीज़ें ज़्यादा पढ़नी नहीं है। कोई मैं जैसे एग्जांपल हमेशा देती हूँ कि अगर आपके में न्यूज़ आ रही है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपी, आपके लिए नेम्स वेम्स ये सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्या प्रोविजंस हैं फॉर डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपी, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो न्यूज़पेपर के टॉपिक को उठाना है और पेपर के रेलेवेंट उसके बारे में चीज़ें पढ़नी है। न्यूज़पेपर का वो पूरा न्यूज़ आर्टिकल इज़ नॉट इम्पोर्टेंट। इन्फ्लेशन पे आर्टिकल आ रहा है, इन्फ्लेशन इज़ द टॉपिक अभी जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। क्यों हो रहा है? क्या उसके फैक्टर्स हैं? दोनों साइड पुश पुल फैक्टर्स क्या हैं इन्फ्लेशन के? ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो न्यूज़पेपर इट्स जस्ट गिविंग यू कीवर्ड्स कि देखो ये पढ़ लो। वो टॉपिक्स आपको प्रिपेयर करने हैं। वो कुछ-कुछ न्यूज़पेपर अच्छे से करते हैं। द हिंदू में कुछ आर्टिकल्स में अगर इन्फ्लेशन के फैक्टर्स वहीं एक्सप्लेन्ड होते हैं। मैगज़ीन आपको वो तरीके से लिख के दे देती है। तो पूरा एक वो स्टोरी बनती है जब आप वो रेगुलर फॉलो करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन वाज़ कि सिलेबस कैसे सॉरी आई मिस्ड अ फ्यू इन बिटवीन। न्यूज़पेपर मैगज़ीन्स कितनी इम्पोर्टेंट है इज़ द क्वेश्चन दैट आई गेट आस्क्ड। तो मैगज़ीन के लिए मैंने बोल ही दिया, पूरा एक पिक्चर आपको वो एक मैगज़ीन बना के देती है। ऐसा नहीं आप नहीं पढ़ेंगे तो नहीं होगा, बट आई वुड एडवाइस कि पढ़ लीजिए, क्योंकि न्यूज़पेपर से जो भी आपने इधर-उधर का हैफ़-ज़ार थोड़ा पढ़ा होगा ना, वो मैगज़ीन थोड़ा-सा कंसाइज़ कर देगी। आपने न्यूज़पेपर में मान लीजिए कोई स्कीम पढ़ी होगी, मैगज़ीन उसके सारे प्रोविज़न आपको लिख के दे देगी कि देखो ये प्रोविज़न है स्कीम के, वो आपको प्रीलिम्स में हेल्प करेगा। कोई किसी रूल में अमेंडमेंट हुआ है, तो न्यूज़पेपर में भी आपको पॉइंट्स मिलेंगे कि क्या उसके फॉर पॉइंट्स है, क्या उसके अगेंस्ट पॉइंट्स हैं। मैगज़ीन वो आपको एक प्रॉपर फॉर्मेट में लिख के दे देगी कि ये इसके अच्छे पॉइंट्स हैं, ये इसके बुरे पॉइंट्स हैं। तो वो एक कंप्लीट होलिस्टिक पिक्चर डेवलप करता है, आपको पूरा स्वॉट एनालिसिस मैगज़ीन करके देता है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्च्युनिटीज़, थ्रेट, वो पूरा आपको वो मैगज़ीन करके देता है। अगर आप मैगज़ीन नहीं कर रहे हैं तो आप खुद से नोट्स बना लीजिए, आप गूगल करिए, बहुत वेबसाइट्स में बहुत इन्फॉर्मेशन है, आप वो नोट्स बना लीजिए। मेरे को वो कंटेंट मैगज़ीन से बेटर लगता था, मैं लिखने की जगह मैगज़ीन प्रेफ़र करती थी। लिखती मैं वो चीज़ें थी जो मुझे पता थी कि मैगज़ीन नहीं बताएगी। उसके अलावा आपने कौन-कौन से मैगज़ीन्स को फ़ॉलो किया था? मैंने मेनली विज़न को फ़ॉलो किया था, विज़न मेरी मंथली मैगज़ीन थी। उसके अलावा डीटी और इन सब के जैसे मैंने कहा डाउन टू अर्थ और ये सब के कुछ इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स मुझे पता लग जाते थे कुछ सोर्सेज़ से, टेलीग्राम पेज से, वेबसाइट से, कुछ भी जगह से, तो मैं वो ज़रूर कवर कर लेती थी। उसके बाद नेक्स्ट है मैगज़ीन्स कैसे पढ़ें? मैगज़ीन्स की रीडिंग तो लाइन टू लाइन होगी, बट अगेन कितना आपको मैगज़ीन, क्योंकि मैगज़ीन भी आप पूरी नहीं याद रख सकते, कितना आपको मैगज़ीन याद रखनी है भी आप जब इवेंचुअली पढ़ते जाएँगे ना, आपको समझ आता जाएगा कि ये तो एक्स्ट्रा है। मान लीजिए कोई आपको किसी इंस्टीट्यूट के बारे में दीज़ आर दी फंक्शंस, तो आपको एक बेसिक फंक्शन का आइडिया होना चाहिए कि अच्छा ये इंस्टीट्यूट ये काम करता है। वो आपको बैठ के पूरा लिखने की 3 पॉइंट याद करने की ज़रूरत नहीं है। कोई नहीं आपसे पूछेगा कि ये ऑर्गेनाइज़ेशन के 3 फंक्शन क्या है। इट्स वेरी रेयर कि ऐसा कुछ पूछा जाए। आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए कि ये एक ऑर्गेनाइज़ेशन है, ये काम करती है। एंड दिस इज़ फॉर सम स्मॉल इंस्टीट्यूट्स आई एम टॉकिंग अबाउट, जो आते हैं मैगज़ीन में ऐसे बॉक्स बना के वो अलग से एक्सप्लेन करते हैं। बड़े इंटरनेशनल लेवल के ऑर्गेनाइज़ेशंस दैट यू हैव टू नो कि क्या करते हैं, क्या नहीं करते, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। बट कुछ छोटे-छोटे जो इंस्टीट्यूट्स का इन्फॉर्मेशन होता है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। वो मैगज़ीन में होता है बट वो इम्पोर्टेंट नहीं है। तो इस तरीके से आपको मैगज़ीन्स भी पढ़नी है कि रीड मारिए, लेकिन आपको प्रीवियस ईयर और इन सब से एनालिसिस करके पता लगेगा कि कितना इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है कि यूपीएससी की तैयारी की शुरुआत कब करी थी? तो मैंने अपना मास्टर्स कंप्लीट करने के बाद ही घर आके यूपीएससी प्रिपेयर करना शुरू करा है। मैंने पढ़ाई के साथ कुछ भी साथ में प्रिपेयर करना नहीं शुरू करा था। मैं थोड़ा भी कुछ भी एनसीईआरटीज़ ये वो कुछ भी रीड नहीं करा था। अगर आप ऐसा कुछ करना चाह रहे हैं कि आप थोड़ा पहले प्रिपरेशन शुरू करना चाह रहे हैं, तो आप न्यूज़पेपर रीडिंग से स्टार्ट कर सकते हैं। आप बेसिक एनसीईआरटी और बेसिक बुक से शुरू कर सकते हैं, बट मैंने नहीं करा था। मैंने पूरी अपनी डिग्री खत्म करके आने के बाद फिर फ्रेश स्टार्ट करा था। उसके बाद है कि नेक्स्ट इज़ कि कब से तैयारी स्टार्ट करी जाए इज़ द क्वेश्चन दैट पीपल आस्क। इट डिपेंड्स ऑन यू, आपको कब से शुरू करनी है। मेरे साथ ये था कि मेरे को अपनी डिग्री था कि मैं इसको पहले सही से कंप्लीट करती हूँ, और ऑल्सो इतना टाइम भी नहीं था, काफ़ी चीज़ें थी।
तो अगर आप कुछ ऐसा डिग्री कर रहे हैं जो आपको इसमें हेल्प ही करेगा, मान लीजिए आप 12th के बाद कोर्स ऐसे ही कोर्स में एडमिशन ले रहे हैं जो आपको यूपीएससी में हेल्प करे, बिकॉज़ आपने पहले से डिसाइड कर रखा है आपको यूपीएससी करना है। तो ऑफ कोर्स यू कैन स्टार्ट योर सेकंड ईयर से, यू कैन स्टार्ट प्रिपरेशन, बेसिक बुक्स, न्यूज़पेपर, वो सब चीज़ें। बट मेरे साथ वो केस नहीं था, मेरे कोर्सेज़ काफ़ी डिफरेंट थे। तो मैंने उस टाइम पे अपने बेसिक कोर्स पे फ़ोकस करा। तो मैंने यही सोचा था कि अपना डिग्री खत्म करके जाके आराम से पढ़ के दूँगी। आई न्यू दैट आई कुड नॉट मैनेज बोथ। इफ यू कैन, then you can go ahead for that. नेक्स्ट क्वेश्चन दैट आई गेट आस्क्ड इज कि डेली कितने घंटे पढ़ाई करी और कितने घंटे पढ़ना चाहिए। मैंने आवर्स बहुत वेरिएबल है, पहले तो दिस इज वेरी सब्जेक्टिव। एक वर्किंग पर्सन के लिए वो कितने घंटे पढ़ रहा है इज अलग, एक कॉलेज वाले पर्सन के लिए इट्स डिफरेंट, एंड फॉर समवन लाइक मी जो डेडिकेटेडली ड्रॉप करके इसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, इट्स वेरी डिफरेंट। तो और वो हर अटेम्प्ट में भी वेरी करता है, हर दिन का वो एक अलग होता है, बट ऑन एन एवरेज आई वुड से 7 to 8 आवर्स तो एवरेज है। और वो एवरेज इसलिए है कि वो सिर्फ सिलेबस कवर करने का एवरेज है। बाकी आवर्स आपके डिपेंड करेंगे कि आपको जल्दी चीजें ग्रास्प करते हैं तो शायद थोड़े कम में हो जाए, आप थोड़ा स्लो चीजें ग्रास्प करते हैं, मे बी इट कैन टेक अ लिटिल बिट मोर टाइम। बट 6 to 8 hours, 7 to 8 hours तो बेसिक है, जस्ट बिकॉज ऑफ द वास्ट सिलेबस दैट यूपीएससी हैज। सिर्फ वो बेसिक फाउंडेशन, बेसिक बुक्स रीड करने का, न्यूज़पेपर रीड करने का, मैगजीन पढ़ने का, इनका भी आप दो दो एक एक घंटा लगा लेंगे ना, 6 घंटे तो यही हो जाएगा। तो 7 to 8 hours तो बहुत बेसिक है, इतना तो करना ही है, एटलीस्ट दैट्स व्हाट आई फील। कुछ वर्किंग लोग होते हैं जो दिन में 5 5 hours, 4 4 hours में कर रहे हैं, एंड that also works for some of them, but for me 7 to 8 was very basic। मेंस के टाइम जब प्री और मेंस के बीच में वो शूट कर जाता है 10 12 में आराम से, प्रेशर ज्यादा होता है उस वक्त। नॉर्मल डेज में भी 10 12 होता है कभी कभी, बट 10 12 डेली इज नॉट सस्टेनेबल। और फॉर मी, फॉर एन एस्पिरेंट लाइक मी जिसने ड्रॉप करा था, मैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स लाइक पढ़ाई ही करती थी, और दैट वाज द मेन मोटिव। बट आप 7 to 8 hours तो मिनिमम कवर करके ही रखिए, और 7 to 8 hours में भी बीच में ब्रेक्स लीजिए। बीच और अगर आपका मन कर रहा है, आप बहुत आपका फोकस उस टाइम पे अच्छा है, क्योंकि हर डे आपका एक डिफरेंट वो होता है। तो अगर आपका फोकस उस टाइम पे अच्छा है, तो आप कुछ ऐसा पढ़िए जो आपको सब्जेक्ट डिफिकल्ट लगता है। मान लीजिए मॉर्निंग में आपको पता है कि आप ज्यादा ग्रास्प करते हैं, तो आप एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट मॉर्निंग में कवर कर लीजिए। आपको पता है कि दिन में आपका माइंड इज नॉट दैट एक्टिव और आपकी पढ़ाई उतनी एफिशिएंट होगी नहीं, तो उस टाइम पे आप कुछ लाइट सब्जेक्ट पढ़िए जिसमें आप अगर अपना 70% भी एफिशिएंसी से पढ़ रहे हैं, दैट इज गिविंग यू आउटपुट। तो दैट इज समथिंग दैट यू कैन डू। यूपीएससी की तैयारी के लिए मोटिवेशन कहाँ से मिली? फॉर मी, मैंने अपना ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन पहले पढ़ाई में फोकस करा, एंड इतना जॉब एस्पेक्ट का मैंने सोचा नहीं था। पोस्ट ग्रेजुएशन में आई रियलाइज कि मे बी आई डू नॉट वांट टू गो इन दिस डायरेक्शन, तो उस टाइम पे आई स्टार्टेड सर्चिंग फॉर ऑप्शंस कि व्हाट आर द ऑप्शंस दैट आई कैन गो फॉर। तो मैंने उस टाइम पे यूपीएससी रिसर्च करा। उससे पहले भी पता था कैसा होता है, क्या होता है। ग्रेजुएशन के टाइम से ही थोड़ा थोड़ा दिमाग में आना शुरू हो गया था कि शायद इस फील्ड में नहीं जाऊंगी, अपनी फील्ड में, केमिस्ट्री में, बट नथिंग वॉज श्योर शॉट। उसके बाद मास्टर्स के एंड तक थोड़ा रिसर्च विसर्च करके आई थॉट कि दिस इज समथिंग दैट गिव्स यू अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू मेक अ चेंज इन सोसाइटी। दिस इज समथिंग दैट गिव्स यू अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म, और काफ़ी डाइवर्सिटी ऑफ वर्क है, काफ़ी कुछ है, एंड आई फाउंड इट नाइस कि हाँ, ये शायद मुझे अच्छा लगेगा करने में। तो मैंने उसके बाद यूपीएससी करना शुरू करा। बाकी जो है यूपीएससी की तैयारी के दौरान, दिस इज द वेरी लाइक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लोग पूछते हैं कि प्रेपरेशन के टाइम पे खुद को मोटिवेटेड कैसे रखें। मोटिवेशन अब देखो आपकी तब तक ही काम करेगी जब तक इंटरनल मोटिवेशन है। कोई भी एक्सटर्नल मोटिवेशन आपकी 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद डाई डाउन हो जाएगी। और कोई भी एस्पिरेंट हो वो पूरे साल मोटिवेटेड नहीं रहता है। एवरीबडी हैज देयर लोज। तो ऐसा नहीं है कि वो पूरे टाइम मोटिवेटेड रहता है। बस यही है कि अपना पेपर क्लियर करना है, बिगर पिक्चर पे ध्यान देना है कि अच्छा आईएएस बनना है या ये बनना है या जो भी आपकी सर्विस प्रेफरेंस है ये करना है। बिगर पिक्चर हमेशा ध्यान में होनी चाहिए कि व्हाई एम आई डूइंग दिस, व्हाई एम आई पुटिंग माई सेल्फ थ्रू सो मच ऑफ स्ट्रगल। वो चीज अपने में क्लियर होनी चाहिए कि एग्जाम क्लियर करना है, दिस इज समथिंग आई वांट टू डू। आपका एक फोकस्ड अटेंशन वहां होना चाहिए कि दिस इज समथिंग आई वांट टू डू। तो वो चीज आपको मोटिवेटेड रखेगी। कई बार जब आपको ऐसा होता है ना, रिविजन नहीं हो रहा, बोरिंग लग रहा है, ये लग रहा है, वो लग रहा है, उस टाइम पे जैसे मुझे कई बार होता था, मैं कुछ रिवाइज कर रही हूँ, बोरिंग लग रहा है, तो फिर मैं क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने लगती थी। मैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व करती थी, जब वो क्वेश्चन गलत होते थे तो अपने आप होता था कि यार क्वेश्चन गलत हो गया, कैसे गलत हो गया, फिर पढ़ने का मन करता था थोड़ा। तो चीजें हमेशा वो एक अप एंड डाउन वाला कर्व है, वो पूरे साल कोई मोटिवेटेड नहीं रहता। कुछ दिन आप मोटिवेटेड फील करते हैं, कुछ दिन आप डीमोटिवेटेड करते हैं, आपका उस दिन कम आवर्स निकलते हैं पढ़ाई के, यू स्टिल पुट इन योर आवर्स, थोड़े बहुत जितने भी आप कर पा रहे हैं।
कोई भी पूरी प्रिपरेशन में मोटिवेटेड नहीं रहता है। बाकी बिग आपको एक एंटायर एग्ज़ाम के लिए आपका हमेशा दिमाग में होना चाहिए कि गोल मेरा ये है और ये करना है, दैट इज़ व्हाट इज़ गोइंग टू कीप यू मोटिवेटेड। नेक्स्ट इज़ टाइम टेबल कैसे बनाना चाहिए। एज़ आई सेड, आपके हर किसी के डिफरेंट टाइम होते हैं जब वो मोस्ट प्रोडक्टिव होते हैं। तो कई लोग न्यूज़पेपर मॉर्निंग में पढ़ना पसंद करते हैं, मैं न्यूज़पेपर आफ्टरनून में पढ़ना पसंद करती थी। सबके लिए एक अपना अलग टाइम होता है, उस टाइम के हिसाब से आप डिवाइड कर लीजिए कि इस टाइम मेरे को न्यूज़पेपर पढ़ना है, इस टाइम ऑप्शनल पढ़ना है। जब मुझे लगता था कि यार बहुत मेमोराइज़ करने वाला हो रहा है, बहुत आर्ट एंड कल्चर हो गया, इससे ज़्यादा समझ नहीं आ रहा, अब कुछ सॉल्व करने वाला करते हैं, मैं फिर अगले 2 घंटे का स्लॉट अपने ऑप्शनल के लिए रखती थी कि चलो मैं ऑप्शनल के क्वेश्चन सॉल्व कर लूँगी केमिस्ट्री के। तो वो आपके उसके ऊपर है कि आपने अच्छा कुछ मेमोराइज़ करने वाला पढ़ लिया, अब थोड़ा-सा समझने वाला पढ़ लीजिए नेक्स्ट स्लॉट में। आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, नेक्स्ट स्लॉट में कोई टॉपिक कवर कर लीजिए। कोई स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट कर रहा है, नेक्स्ट में कोई वीक वाला कर लीजिए। तो इट्स जस्ट आपको थोड़ा बैलेंस बना के रखना है। एक दिन में आप 8 घंटे पूरा आर्ट एंड कल्चर, मैं नहीं कर सकती थी, मेबी सम पीपल कैन डू दैट। मैं एक दिन में पूरा 8 घंटे अगर आर्ट एंड कल्चर याद करूँगी, तो वो शुरू के 2-3 घंटे वाला मुझे एफिशिएंटली याद रहेगा, उसके बाद वाला नहीं रहेगा। तो मैं कभी भी एक सब्जेक्ट के पीछे पूरा महीने भर नहीं लगती थी। मैं एटलीस्ट आई यूज्ड टू कीप 2 सब्जेक्ट्स कि अच्छा ये 2 ना मुझे 15 दिन में इतने-इतने करने हैं, क्योंकि मैं एक सब्जेक्ट अगर लेके बैठ गई और उसको मैं 15 दिन तक कर रही हूँ, तो ऐसा होगा कि 7th डे पे कोई ऐसा टॉपिक हो जाएगा जो मुझे लगेगा कि यार मेरे से हो नहीं रहा। मैं लगे रहूँगी और वो स्लो हो जाएगा। उसके बाद वो 4 दिन तक टॉपिक कंप्लीट नहीं होगा। तो जैसे ही मैं टायर डाउन होना शुरू होती थी एक सब्जेक्ट से, मैं दूसरा सब्जेक्ट स्विच कर लेती थी। तो मैं 2-3 सब्जेक्ट्स अपने कवर करने के टारगेट रखती थी। मैंने कभी भी ऐसे नहीं रखा कि 15 दिन में स्पेक्ट्रम खत्म कर लेती हूँ, 20 दिन में पॉलिटी खत्म कर लेती हूँ। मैं हमेशा 2 सब्जेक्ट्स में स्विच करती थी। दैट इज़ व्हाट आई यूज्ड टू डू। नेक्स्ट इज़ ऑप्शनल सब्जेक्ट कैसे चूज़ करें? अगेन, इफ यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट योर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन वाला सब्जेक्ट, इट्स वेरी गुड इफ यू गो फॉर दैट, इफ यू आर कॉन्फिडेंट। बिकॉज़ मेरे लिए ये था कि मेरे को केमिस्ट्री, जब कुछ भी पढ़ने का मन नहीं करेगा, तो मुझे केमिस्ट्री पढ़ने का मन करेगा। वो मुझे समझ आता है, वो मुझे सब पता है, मुझे बहुत कम फ़ोकस उसको देना है। तो अगर बहुत कम फ़ोकस वाला माइंड स्टेट है, जो कि होता है फॉर वेरियस रीज़न्स, फैमिली प्रॉब्लम्स, फ्रेंड्स प्रॉब्लम, ये इश्यू, वो इश्यू, उस टाइम पे भी मुझे पता था कि मैं केमिस्ट्री ज़रूर पढ़ सकती हूँ। तो मैंने इसलिए अपना वो सब्जेक्ट चूज़ करा। अगर आपका कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं, आपका ग्रेजुएशन का है और यूपीएससी में भी वो है अवेलेबल, और सिलेबस ऐसा है कि आप कवर कर सकते हैं अच्छे से, टाइमली कवर कर सकते हैं, तो आप वो ले सकते हैं। अदरवाइज़ ऑप्शनल के लिए, बिकॉज़ मैंने कोई नया ऑप्शनल स्विच नहीं करा, लोग साइंस फील्ड से आके सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी ये सब लेते हैं, बट मैंने कोई ऑप्शनल स्विच नहीं करा, तो आई कांट रियली आंसर कि कैसे आप वो डिसाइड करें। फॉर मी इट वाज़ बेस्ड ऑन माय इंटरेस्ट, एंड कलेक्टिवली आई थिंक 2-3 फैक्टर जो हैं वो इस पे डिपेंड करते हैं, आपका इंटरेस्ट और सिलेबस आप कवर कर सकते हैं टाइमली, कितना बड़ा सिलेबस है, कितना छोटा सिलेबस है, क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर के देख लीजिए। इन 2-3 फैक्टर्स पे आई थिंक ऑप्शनल डिसाइड होना चाहिए, बट आई चोज़ समथिंग दैट आई वाज़ रीडिंग सिंस लास्ट 5 इयर्स। और नेक्स्ट क्वेश्चन दैट आई गेट इज़ कि मीडियम कैसे चूज़ करें? जिस मीडियम में आप कंफर्टेबल हैं, जिस मीडियम में आपकी मेजॉरिटी पढ़ाई हुई है, वो मीडियम आप चूज़ करें, क्योंकि ऑलरेडी इतना बर्डन होता है ना, सिलेबस कवर करने का, क्वेश्चंस करने का, एस्से लिखने का, मॉक सॉल्व करने का, कि उस टाइम पे आप एक एडेड बर्डन मीडियम में इम्प्रूव करने का नहीं कर सकते हैं कि आप हिंदी मीडियम के हैं, अब आप इंग्लिश इम्प्रूव, वो दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट। तो आप जिस यूपीएससी दे रहा है ना ऑप्शन आपको मीडियम में अपीयर होने का आपके, तो आप उस मीडियम में अपीयर होइए, देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ सोशल मीडिया कैसे यूज़ करें? मैंने अपने दिस वाज़ माय थर्ड अटेम्प्ट एज़ आई सेड, मैंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में बिल्कुल सोशल मीडिया ऑफ कर दिया था। सेकंड, थर्ड अटेम्प्ट में आई वाज़ ऑन एंड ऑफ ऑन इट। कभी चलाती थी, कुछ दिन बोर हो जाती थी, एकदम समझ नहीं आता था क्या करूँ, तो थोड़ा चलाती थी। फिर लगता था नहीं, कि इतना टाइम नहीं दे सकते हैं, और जब चलाती भी थी तो कम चलाती थी। बहुत ज़्यादा एक्टिव कभी सोशल मीडिया पे नहीं थी, बहुत कम ही एक्टिव थी हमेशा। थोड़ा बहुत ऑन ऑफ करती थी, कि चलाया 2 दिन चलाया, फिर डीएक्टिवेट कर दिया, फिर महीने बाद फिर एक्टिवेट करा महीने भर बाद। तो मेरा सोशल मीडिया के साथ बहुत ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप रहा है। पीपल डू क्विट सोशल मीडिया, आई डिड दैट इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट, बट उसके बाद थोड़ा-सा रिलैक्सेशन के लिए आई स्टार्टेड यूजिंग इट। नेक्स्ट इज़ प्रिपरेशन ऑनलाइन करनी चाहिए या ऑफलाइन? आज के टाइम पे ऑनलाइन ऑफलाइन में बहुत मेजर डिफरेंस है नहीं। जो भी आपको ऑफलाइन क्लासेस में अवेलेबल होता है, सब कुछ आपको ऑनलाइन अवेलेबल है। तो आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, आप जहाँ रह रहे हैं, आपके मॉनेटरी रीज़न्स, आपके फाइनेंशियल रीज़न्स, उन सब के हिसाब से आपको जो कन्वीनिएंट बैठ रहा है, देयर इज़ रियली नॉट दैट मच ऑफ अ डिफरेंस ऑनलाइन और ऑफलाइन के बीच में। नेक्स्ट इज़ सिलेबस नहीं समझ आता है। सिलेबस नहीं समझ आएगा।
सिलेबस आप एकदम फर्स्ट डे आप सिलेबस उठाएँगे, नहीं समझ आएगा। आप सिलेबस रखिए साइड में, पढ़ते जाइए, थोड़ा-थोड़ा ये टर्म है, वो टर्म है, बुक पढ़िए। सिलेबस के साथ-साथ पढ़ाई जब चलेगी ना, तो सिलेबस अपने आप सेंस बनाने लगेगा। तो एकदम जैसा होता है ना कि आप एक्सपेक्ट करें कि एक दिन में परफेक्शन आ जाएगी, वो नहीं होगा। वो इट टेक्स टाइम, न्यूज़पेपर रीडिंग टेक्स टाइम, मैगज़ीन समझना टेक्स टाइम, इट टेक्स टाइम। तो सिलेबस भी समझना आपको थोड़े टाइम में आना शुरू हो जाएगा। बस सिलेबस को हमेशा हैंडी रखिए, आपको सिलेबस पता होना चाहिए। कैसे क्या यूज़ हो रहा है वो आपको 1, 2, 3, 4 महीने में समझ आना शुरू होगा, बट यू शुड नो द सिलेबस। नेक्स्ट इज़ मैथ्स समझ नहीं आते, कुछ-कुछ कोर्सेज़ अवेलेबल हैं, फ्री यूट्यूब पर वीडियोज़ अवेलेबल हैं, वो देख लीजिए। मुझे जो भी समझ नहीं आता था, उसके लिए मैं यूट्यूब वीडियोज़ या गूगल इंटरनेट रेफ़र करती थी। समझ आने लगेंगे एक्चुअली अगर आप कुछ भी आपको 1-2 चीज़ें नहीं समझ आ रही है, वीडियोज़ देखिए, वीडियोज़ आपको थोड़ा एक गाइड कर देती हैं, उससे आपको हेल्प मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट आई गेट आस्क्ड इज़ नोट्स पढ़ना चाहिए या टेक्स्ट बुक? अब ये बहुत डिपेंड करता है कि आपकी टेक्स्ट बुक कैसी है। जैसे पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत पूरी इम्पोर्टेंट है। उसमें बहुत कम लाइन्स हैं जो इम्पोर्टेंट नहीं है, वो पूरी बुक इटसेल्फ ही नोट्स है। अब मैं उससे इफ आई स्टार्ट मेकिंग नोट्स तो आई विल जस्ट पूरा छाप दूँगी ना, मैं क्या छोड़ूँगी? तो उसके लिए बुक इम्पोर्टेंट है। अब कोई ऐसी बुक है जिसमें पन्ने भर का है और उसमें 2 चीज़ें सिर्फ़ काम की है उस पूरे पन्ने में, उसमें आप नोट्स बना लीजिए। मैंने जैसे मुझे एंशिएंट हिस्ट्री के मैंने नोट्स बनाए थे दोनों बुक्स के कंपाइल्ड, क्योंकि मुझे वो बुक थोड़ी-सी डिफ़िकल्ट टू रीड लगती थी। मुझे लगता था एक बार मैंने ये बुक बहुत मुश्किल से पढ़ी है, आई कांट कवर इट दोबारा फिर से बहुत दिक्कत होगी। तो मैं नोट्स बनाती थी और मेरे नोट्स में सारा कंटेंट होता था जो बुक में, द ओनली डिफरेंस वाज़ बेटर फॉर्म में होता था। अगर बुक में ये है कि सिविलाइज़ेशन के बाद ये हुई, बुक में वो स्टेटमेंट फॉर्म में होगा। मैं उसी को सिर्फ़ एक टेबल फॉर्म में बना दूँगी कि ये सिविलाइज़ेशन के बाद ये सिविलाइज़ेशन है, इसने एस्टेब्लिश कर दी, ये उसके कल्चरल फीचर्स थे। ऐसे-ऐसे करके नोट्स बनते थे। तो नोट्स में कंटेंट बुक का होता ही है मेजॉरिटी, इट्स जस्ट एक ऐसी फॉर्म में होता है कि आपको देख के वो ईज़ी टू रीड लगता है। दैट्स द ओनली डिफरेंस बिटवीन नोट्स एंड बुक्स। तो अगर बुक में ही कंटेंट इस फॉर्म में ईज़ी टू रीड, नितिन सिंघानिया ऑलरेडी टैब्यूलर फॉर्म में है, ऑलरेडी बहुत अच्छी फॉर्म में, उसी में हाइलाइट कर लीजिए, कंप्लीट हो जाएगा, नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। कोई ऐसी बुक है जिसमें नोट्स फॉर्म में नहीं है, वहाँ आप नोट्स बना सकते हैं। मैंने स्पेसिफिकली एंशिएंट के नोट्स बनाए थे, स्पेक्ट्रम के मैंने कुछ प्रोविजंस के नोट्स बनाए थे। जो एक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है। ज्योग्राफी में मैंने काफ़ी नोट्स बनाए थे बिकॉज़ ज्योग्राफी काफ़ी मुझे हैफ़-ज़ात सी लगती थी, थोड़ा इधर से, थोड़ा उधर से, थोड़ा उधर से, तो उसके थोड़े-थोड़े इम्पोर्टेंट चीज़ों के नोट्स बनाए थे। तो नोट्स जो चीज़ आपको बुक से डिफ़िकल्ट लग रही है, उस चीज़ के नोट्स बनेंगे, जो चीज़ आपको बुक से ज़्यादा टाइम टेकिंग लग रही है, उस चीज़ के नोट्स बनेंगे। तो ये नोट्स की बात हो गई। नोट्स कैसे बनाएँ, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड। रिविज़न कैसे करें? रिविज़न के लिए द की टू रिविज़न इज़ हर रिविज़न में आपका टाइम कम होना चाहिए। तब आपको पता लगेगा कि आप एक्चुअली रिवाइज़ कर रहे हैं। फर्स्ट टाइम आप पूरी बुक लाइन टू लाइन रीड करेंगे। सेकंड टाइम आपको बहुत ईज़ी जो चीज़ें हैं वो याद होंगी। आपको कुछ कॉम्प्लेक्स चीज़ें रिवाइज़ करनी पड़ेंगी। थर्ड टाइम आपको एक पूरी क्रोनोलॉजी याद होगी, सिर्फ़ आपको नाम और डेट्स याद करने पड़ेंगे। तो हर एक रिविज़न के साथ डिफरेंट, हर स्टेज ऑफ रिविज़न इज़ डिफरेंट। पहला स्टेज ऑफ रिवीजन में यूल रीड लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन। सेकंड स्टेज ऑफ रिवीजन में यूल नो अच्छा ये तो मुझे पता है, ये सिर्फ याद करना है डेट्स के साथ, ईयर डेट्स के साथ, इवेंट करस्पॉन्डिंगली। हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में मैप में मार्क करना सीखना है। ऐसे मेमोराइजेशन वाली चीज़ें आपको लास्ट के उसमें ज़्यादा याद करनी है। समझने वाली चीज़ें आपको 1-2 के बाद थर्ड रिवीजन में समझ आ जाएँगी। तो रिवीजन का यही है, जब रिवीजन से बोर हो जाओ क्वेश्चन सॉल्व करो, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा तो मेरा ऑटोमैटिकली रिवाइज़ करने का मन करने लगता था। नेक्स्ट इज़ पढ़ा हुआ कैसे याद रखें, अगेन रिविज़न। सिर्फ़ वही एक तरीका है, दैट इज़ द मिस्टेक दैट आई डिड। मैं फर्स्ट 2 अटेम्प्ट्स में अपना सारे सोर्सेज़ कवर करती गई, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, और रिवाइज़ मैंने ढंग से कुछ करा नहीं। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है कि एक के बाद एक पढ़ तो रहे हैं, रिवाइज़ भी करिए टाइमली। अगर रिवाइज़ नहीं करेंगे तो अगर आप एक बुक आज पढ़ के 5 महीने बाद रिविज़न के लिए उठाएँगे, तो आपके लिए वो बुक फिर से नहीं हो गई। तो एटलीस्ट उसको 1 मंथ, 2 मंथ में फिर से एक बार उसको रीड मार लीजिए थोड़ा-थोड़ा सा, ऐसे रिवाइज़ किया जाएगा। पढ़ाई में कैसे मन लगाएँ? पढ़ाई में तो मन अपने आप लगने लगेगा जब चीज़ें इंटरेस्टिंग होगी। जहाँ चीज़ें थोड़ी बोरिंग लगने लगें, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देके, बिकॉज़ योर अल्टीमेट एम इज़ क्रैकिंग द एग्ज़ाम, राइट? तो अगर आप देखेंगे कि आपने पढ़ लिया है, लेकिन आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं, तो आप नेक्स्ट टाइम उसको मोर फ़ोकस के साथ पढ़ेंगे, तो आपका मन लगेगा। बिकॉज़ योर ड्राइविंग फोर्स शुड बी, आई हैव टू क्लियर द एग्ज़ाम। एंड देन व्हेन दैट इज़ द ड्राइविंग फोर्स, उस टाइम पे फॉर क्लियरिंग द एग्ज़ाम, ऑफ कोर्स पढ़ाई इज़ द ओनली थिंग दैट यू कैन डू।
और ऐसा नहीं है कि पढ़ाई में पूरे टाइम मन लगेगा, कभी नहीं भी लगेगा, दैट्स ओके एंड दैट इज़ लाइक बेसिक ह्यूमन नेचर, दैट्स ओके। नेक्स्ट इज़ प्लान बी रखना चाहिए या नहीं? That is like very subjective. It depends on your own financial condition, it depends on your own personal circumstances, it also depends on your own personality, I would say. Some people perform very good under pressure, very good under pressure, so if they do not have a plan B, they do perform very well, and they get lenient when they have a plan B. Some people are those that work best in their comfort zone. When they feel safe, they work best when they have a backup plan. So those kind of people work best when they have a plan B ready. आई वॉज द काइंड ऑफ पर्सन जिसको प्लान बी थोड़ा सा था, बट मैंने फिर भी ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करी, तो ये था कि चलो कोई और नौकरी का ट्राई कर लेंगे। आई डिड नॉट हैव एनी प्लान बी ऐसे रेडी कि 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस है तो मिल जाएगी कहीं नौकरी, बट आई हैड ऑप्शंस ओपन फॉर प्लान बी। दैट इज व्हाट आई वांट टू से कि मेरी जो डिग्री थी मुझे पता था कि मुझे इससे 2-4 नौकरियां मिल जाएंगी। माई डिग्री वॉज नॉट दैट कि भी इसके बेसिस पर ज़्यादा कुछ होगा नहीं या ज़्यादा एग्जाम्स के लिए पढ़ना पड़ेगा। So I kept my options open. That is what. I did not have anything as such ready to go into, but I had my options open कि ये नहीं तो ये कर लेंगे। वो भी करना पड़ता, दूसरा ऑप्शन वाला भी, वो भी एक एज सच बहुत रेडी टू ओपन वाला गेट नहीं था। तो मैंने ऐसे एटलीस्ट एक अपना सॉफ्ट क्वेश्चन रखा हुआ था, बिकॉज बहुत अनप्रिडिक्टेबल एग्जाम है, नहीं पता क्लियर होगा नहीं होगा। तो एक मैंने वो रखा हुआ था, अगर मैंने सिर्फ बैचलर्स करी होती तो मेरे को शायद दिक्कत होती थोड़ी जॉब वॉब, गिवन दैट माय डिग्री वाज एकेडमिक। बीटेक में बैचलर्स इज लाइक अ प्रोफेशनल डिग्री, तो जॉब्स ऑप्शन ज्यादा होते हैं। एक एकेडमिक डिग्री में बैचलर्स के बाद थोड़े जॉब ऑप्शन कंपैरेटिवली कम होते हैं। तो मेरे पास वो मास्टर्स के बाद 2-4 गेट्स एक्स्ट्रा थे, सो आई केप्ट माई ऑप्शंस ओपन। आई डिड नॉट ट्राई फॉर एनी ऑफ इट, बट आई केप्ट माई ऑप्शंस ओपन। नेक्स्ट इज इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में बताइए। तो इंटरव्यू, पहली बात तो बहुत कॉर्डियल होता है, इट्स नॉट कोई एक इंटिमिडेटिंग एनवायरनमेंट वहाँ पर नहीं होता है। वो आपकी पर्सनालिटी टेस्ट करने बैठे हैं। आप प्लीज़ अपने आप को जितना रिफ्लेक्ट कर सकते हैं बेस्ट वैसा करिए। एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाइए, कॉन्फिडेंस के साथ जाइए और वेल प्रिपेयर्ड जाइए। जितना आप वेल प्रिपेयर्ड जाएंगे उतना आप कॉन्फिडेंट रहेंगे। और कुछ जो चीज़ें हैं वो इंटरव्यू के लिए सबको पता होती हैं कि ज़्यादा ब्लफ मत करिए, बी योर ट्रू सेल्फ, बी ऑनेस्ट, सारी चीज़ें, ये सब चीज़ें हैं। और थोड़ा-सा स्पीकिंग प्रैक्टिस करके जाइए, क्योंकि कई बार ना ऐसा होता है हम पढ़ तो सब रहे हैं पर हम बोल नहीं रहे। तो वहाँ पर जब हम इंटरव्यू देने जाते हैं तो वर्ड्स दिमाग में नहीं आते। वी नो द कंटेंट, वी नो द आंसर, बट वो फ्रेम नहीं हो रहा। तो थोड़ा बहुत मॉक इंटरव्यूज़ 1-2 जो भी हैं आप देके जाइए प्रिपेयर करके। बाकी वो बहुत कॉर्डियल एनवायरनमेंट होता है, बहुत आपसे वो आपका ओपिनियन ही जानना चाहते हैं चीज़ों को लेकर। कई बार फैक्ट बेस्ड चीज़ें पूछी जा रही हैं, यू कैन से यू आर सॉरी, यू डोंट नो दैट, इट्स फाइन। ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन ज़रूर आंसर करिए, बिकॉज दैट इज़ व्हाट रिफ्लेक्ट्स इफ दे आर पुटिंग यू इन अ सिचुएशन कि ऐसा है और आप उसमें एक आंसर कर रहे हैं कि मैं ऐसे इसको अप्रोच करूंगा, इट शोज योर पर्सनैलिटी कि आप किस टाइप की पर्सनैलिटी है। तो थोड़ा एक बैलेंस्ड ओपिनियन रखिए। इंटरव्यू में कोई भी एक्सट्रीम स्टैंड नहीं लेना है। डू नॉट एंटर इनटू एनी आर्ग्यूमेंट विद द बोर्ड। थोड़ा डिबेटिंग बोर्ड के साथ आप कर सकते हैं कि आपका एक स्टैंड है, आप उस पे पॉइंट्स दे रहे हैं, बोर्ड उस पे पॉइंट्स दे रहा है, दैट यू कैन डू। तो थोड़ा एक बैलेंस्ड ओपिनियन रखिए। बाकी इंटरव्यू के टाइम काम, कंपोज्ड, कॉन्फिडेंट, दोज आर द 3 C's। उन तीनों के साथ इंटरव्यू में अपीयर हुई, दैट इज ऑल। और इंटरव्यू, एक चीज़ मैं इंटरव्यू के बारे में बहुत ज़रूरी बोलना चाहूँगी कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू कैन नॉट जज हाउ योर इंटरव्यू वेंट। आई थॉट कि मेरा इंटरव्यू बहुत बुरा गया है और मेरे बहुत कम नंबर आएंगे, विच वॉज नॉट द केस। आई गॉट गुड मार्क्स इन इंटरव्यू। तो इंटरव्यू के टाइम पे ज़्यादा आप जज नहीं कर सकते हैं कैसा गया। आप अपना ट्रू सेल्फ होके जाइए, आप अच्छे से क्वेश्चंस आंसर करिए, आपको जैसा फील हो रहा है किसी चीज़ के बारे में, एक बैलेंस्ड आप उसको लेकर ओपिनियन दीजिए, एंड आई थिंक दैट इज सफिशिएंट फॉर इंटरव्यू। क्वेश्चंस आपके वही जो मैंने बोला, डैव बेस्ड, करंट अफेयर्स बेस्ड, ओपिनियन बेस्ड, सिचुएशन बेस्ड, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं नॉर्मली। एंड नेक्स्ट इज कि मैंने कुछ ऐसी मिस्टेक्स यूपीएससी में क्या करी जो मैं चाहूँगी कि दूसरे लोग ना करें। फर्स्ट आई वुड से इज रिविजन एंड ऑर्गेनाइज स्टडी। फर्स्ट 2 अटेम्प्ट्स में मैंने मेहनत तब भी करी थी। इनफैक्ट आई थिंक थर्ड अटेम्प्ट से ज़्यादा फर्स्ट 2 अटेम्प्ट में करी थी, जोश ज़्यादा था तब प्रिपरेशन का। पर मेहनत बिल्कुल भी ऑर्गेनाइज्ड नहीं थी, बहुत रैंडम मेहनत थी। कुछ भी चीज़ें एक साथ, ऐसे एक कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज नहीं बना मेरी प्रिपरेशन का, सब इधर-उधर बिखरा रह गया, तो पेपर फाइनली क्लियर नहीं हुआ। तो एक ऑर्गेनाइज्ड मेहनत स्टार्टिंग से करने की कोशिश करें। रिविजन पे ज़रूर फोकस करें। सोर्सेज ज़्यादा पढ़ लेंगे से कुछ नहीं होगा अगर आपको वो सोर्सेज में से एक भी सोर्स याद नहीं है तो। रिविजन करें।
थर्ड इज़ पिकिंग अप थिंग्स, क्या इम्पोर्टेंट है, क्या इम्पोर्टेंट नहीं है, वो चीज़ सब चीज़ों के पीछे मत भागिए। पिक व्हाट वर्क्स फॉर यू एंड स्टिक टू दैट। फोर्थ इज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अच्छे से एनालाइज़ करिए। फिफ्थ आई वुड से दैट आई मेड अ मिस्टेक वाज़ मैंने ऑप्शनल को बहुत लाइटली लिया। एज़ आई सेड कि मैंने ऑप्शनल बहुत थरोली नहीं पढ़ा था, थोड़ा-थोड़ा रिवाइज़ करा था। तो ऑप्शनल को ज़्यादा लाइटली मत लें, ऑप्शनल को अच्छे से टाइम दें। ऑप्शनल की प्रिपरेशन इन फैक्ट मेंस प्री से पहले बिफोरहैंड हो जानी चाहिए। प्री और मेंस के बीच में इतना टाइम मैंने मेजॉरिटी अपना ऑप्शनल उस ब्रेक में प्रिपेयर करा था। उससे पहले मैंने ऑप्शनल बहुत रैंडम पढ़ा था, बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा था। तो मेरी मिस्टेक्स में मैं यही कहूँगी, सोर्सेज़ लिमिटेड रखिए, रिवाइज़ करिए, ऑप्शनल को अच्छे से टाइम दीजिए और एक ऑर्गेनाइज़्ड मेहनत करिए। दिस इज़ व्हाट आई वुड से अपनी मिस्टेक्स को लेकर। लास्ट चीज़ लोग बोलते हैं कि क्या टिप्स देनी चाहिए यूपीएससी को लेकर, क्या टिप्स दूँगी? तो वो मैं कहूँगी कि इट्स अ प्रोसेस, इट्स अ लर्निंग प्रोसेस, इट्स अ लर्निंग कर्व। आप जब फर्स्ट डे प्रिपरेशन शुरू करेंगे, एवरीथिंग सीम्स सो डिफिकल्ट, एवरीथिंग इज़ सच अ ह्यूमंगस टास्क, आंसर राइटिंग इज़ सच अ ह्यूमंगस टास्क, सॉल्विंग मॉक पेपर इज़ सच अ ह्यूमंगस टास्क। लेकिन वो धीरे-धीरे यू लर्न थ्रू द प्रोसेस। यूपीएससी ऐसा एक लर्निंग कर्व है, आप साथ-साथ सीखते जाएँगे। सिलेबस कैसे पढ़ना है, आप प्रिपेयर करते जाएँगे, साथ-साथ सीखते जाएँगे। क्वेश्चन पेपर कैसे एनालाइज़ करना है, यू विल लर्न व्हाइल यू आर प्रिपेयरिंग फॉर थिंग्स। तो एक वो जर्नी है, आप जैसे-जैसे जर्नी में आगे बढ़ते रहेंगे ना, पिक्चर क्लियर, 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 क्लियर होती रहेगी। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि फर्स्ट डे से बहुत इम्पेशेंट नहीं हो जाना कि 3 घंटे लग रहे हैं न्यूज़पेपर पढ़ने में, कैसे होगा। इम्प्रूवमेंट लाना है अपनी चीज़ों में कि आज ऐसा है तो कल ऐसा होना चाहिए, बट इट विल टेक टाइम, दैट इज़ व्हाट आई वांट टू से, इट विल टेक टाइम, इट्स अ लर्निंग प्रोसेस। कोई आपको ये चीज़ नहीं बता सकता कि एकदम मैगज़ीन में ये वाली लाइन पढ़ लो, ये वाली मत पढ़ो, ये वाला आर्टिकल पढ़ लो, ये वाला आर्टिकल स्किप कर दो, नोबडी कैन टेल यू दैट। वो आप सीखेंगे जब आप पढ़ेंगे, जब आप 2 महीने मैगज़ीन पढ़ लेंगे, आप क्वेश्चन पेपर देख लेंगे, फिर आपको तीसरा महीना समझ आएगा कि अच्छा मैंने इसमें तो फालतू टाइम वेस्ट कर दिया, ये तो पूछते नहीं है ज़्यादा कुछ, ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है, दिस इज़ एक्स्ट्रा रिडंडेंट इन्फॉर्मेशन। तो ये दिस इज़ माय टिप, दिस इज़ माय लाइक वन लाइनर टिप कि इट्स अ लर्निंग कर्व। इट विल टेक सम टाइम टू लर्न कि कैसे-कैसे चीज़ें हैं। तो दैट इज़ ऑल आई थिंक फ्रॉम माय साइड एंड आई विल सी अगर क्वेश्चंस कुछ ऐसे हैं जो स्किप हो गए हैं तो अ how to approach means, first somebody asked how to approach means, as I said static optional पहले से अगर आपका है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप इस टाइम पे ऑप्शनल आपके लिए कवर करना बहुत डिफिकल्ट है। और अगर आप इस टाइम पे कवर कर रहे हैं तो प्लीज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अपने साथ में रखिए, देखिए कौन सा थीम यूपीएससी बहुत रिपीट कर रहा है। कुछ थीम यूपीएससी हर साल रिपीट करता है, ग्लोबलाइजेशन इज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक यूपीएससी के लिए, ई गवर्नेंस इज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक यूपीएससी के लिए। तो ये वाली चीज़ें आप थोड़ा देखते रहिए, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रखिए, उनको एनालाइज करते रहिए, टाइम मैनेजमेंट ज़रूर करिए, बहुत कोशिश करिए कि स्टैटिक और मेंस लिंक हो, स्टैटिक और करंट लिंक हो। कोई क्वेश्चन करंट के कुछ पे आ रहा है, उसका कोई अगर आप उसको अगर किसी कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल से रिलेट कर सकते हैं, ज़रूर करिए, ज़रूर करिए, ज़रूर मेंशन करिए। तो यही है मेंस के लिए टिप्स, लिंक करना स्टैटिक करंट और अपना रिवीजन करते रखना। डेटा वेटा का आप सेट्स अलग से बना लीजिए, डेटा सेट, स्टैटिस्टिक कमिटी की रिपोर्ट और ये सब कहीं ना कहीं आप जिक्र कर देंगे तो आपको 0.5 या 1 नंबर कहीं ज़्यादा मिल जाएगा। Somebody asked, I'm 27 and unemployed. Should I start preparing now or leave? It depends on what your financial situations are, what your personal circumstances are. If you can afford to leave your job and give 1-2 year to UPSC preparation, you can do that, since you can do that. Otherwise, if there's some sort of pressure, monetary or otherwise, then you can prepare with job. People do that with job, so you can take up a job and then you can prepare alongside. Then CSAT की study कैसे करें, that I've already covered. How to prepare for essay I've already covered. How to do value addition, exactly what I said कि पूरे साल में मैं ऐसा करती थी कि जो चीज़ें मुझे न्यूज़पेपर और इन सब में नहीं मिलती थी और डीटी से मिल गई, पीआईबी से मिल गई, कोई एक देयर वाज अ टेलीग्राम पेज बाय संतोष कुमार सर, आई थिंक, आई एम नॉट रियली श्योर, देयर वाज अ टेलीग्राम पेज दैट आई फॉलोड, तो वो वेरियस सोर्सेज का देते थे, तो वो वहाँ से मेन वैल्यू एडिशन, मेरा मेन वैल्यू एडिशन वहीं से हुआ है। मेरे 4 जीएस के मेन फाइल्स में नोट्स बना लिए थे मैंने, और उसमें वो सारा कंटेंट था जो किसी मैगज़ीन में नहीं होगा, जो किसी न्यूज़पेपर में शायद मुश्किल से मिले, जो बहुत 2-4 सोर्सेज़ से इकट्ठे करके बनाया हुआ है, जो एक जगह पे नहीं मिलेगा। आप उसको ढूँढने जाएँगे, आपको अलग-अलग जगह वो मिलेगा, बट वो इतने अच्छे से कंपाइल्ड आपको एक जगह पे नहीं मिलेगा।
वो मेरा वैल्यू एडिशन था। वहाँ पर मैंने डेटा लिखे हुए थे, वहाँ पर मैंने कमिटी रिपोर्ट्स लिखी हुई थी, वहाँ पे मैंने सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स लिखे हुए थे। तो यही वैल्यू एडिशन है। बाकी वैल्यू एडिशन, काफ़ी वैल्यू एडिशन आपका मैगज़ीन से होता है। इकोनॉमिक्स में मैगज़ीन में बहुत डेटा होता है। तो अगर आपके पास कुछ डेटा भी नहीं है, आप इकोनॉमिक्स की मैगज़ीन वाला डेटा भी अगर आप पूरा पढ़ लेते हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो गुड। फॉरेस्ट सर्विस के लिए क्या कर सकते हैं? आई डिडंट डू एनीथिंग फॉरेस्ट सर्विस के लिए, तो आई डोंट थिंक आई कैन आंसर दैट। इंटरव्यू में कौन से क्वेश्चंस पूछते हैं? इंटरव्यू में क्वेश्चंस बेस्ड ऑन योर डैफ, बेस्ड ऑन करंट अफेयर्स, जो इश्यूज चल रहे हैं न्यूज़ में। ये दो तो मेन एरिया हैं, योर डैफ एंड करंट अफेयर्स। आई थिंक ये ही है जो मेन है। इन्हीं पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। करंट अफेयर्स तो अब जो है इकोनॉमी, इंटरनेशनल रिलेशन, ए टू जेड सारे एरियाज होते हैं। आपके थोड़े सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसा ऐसा केस होगा तो आप क्या करेंगे, उस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। यही इसी टाइप के क्वेश्चंस है इंटरव्यू में। बेसिकली आपका डैफ एंड जो भी न्यूज़ में चल रहा है, दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर इंटरव्यू। EPFO के लिए गाइड, again I did not prepare for EPFO, so I don't think I can do that. How to prepare for essay, I have already told कि अपना एक बना के रखिए एनेक्डोट्स का और इन सब चीज़ों का, PDF टाइप का या नोट्स टाइप का, रिटन नोट्स। नेक्स्ट इज, आपने यूपीएससी में कौन सी मिस्टेक की थी? दैट ऑल्सो आई हैव टोल्ड कि ऑर्गेनाइज्ड मेहनत नहीं करी थी, रैंडम मेहनत करी थी। ऑर्गेनाइज्ड मेहनत करिए, रिविजन पर ज़रूर फोकस करिए, ऑप्शनल को टाइम दीजिए। ये 3 मैं बोलूँगी कि ये मेरी मिस्टेक्स थी। और एक जो बहुत मेजर मिस्टेक मैं करती थी, वो ये था कि मैं एक स्टेज के बाद दूसरी स्टेज के लिए प्रिपेयर करने में मैं बीच में बहुत ओवर एनालाइज़ करती थी अपनी पिछली स्टेज को। मैं प्री दे के आई तो मैं 10 दिन तक प्री सोचती थी कि ये क्वेश्चन सही हो जाता, ये क्वेश्चन ऐसे हो जाता। जब मैं मेंस दे के आई तो फिर मैं अगले 10 दिन तक ये पॉइंट मिस हो गया, एसडीजी तो मेंशन ही नहीं करे आंसर में, कहीं पर कमिटी तो मेंशन रह गई इस क्वेश्चन में, वो मैं सोचती थी। इंटरव्यू के बाद आके मैंने बहुत एनालाइज करा, मैं ये बोलना भूल गई, ऐसा बोल देती तो +5 और मिल जाते, ऐसा बोल देती तो +2 और मिल जाते। तो मैंने बहुत ज़्यादा ओवर एनालाइज करा है। हर स्टेज पे आई वुड से एनालाइज करना खुद को बहुत ज़रूरी है कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, आपको कहाँ इम्प्रूव करना है, क्या आपकी स्ट्रेंथ्स हैं, व्हाट आर योर वीकनेसेस। बट एट द सेम टाइम यू हैव टू रियलाइज कि वो एनालाइज ही होना चाहिए। दैट शुड नॉट बी अ वेरी 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 क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ योर सेल्फ, कि आप सिर्फ अपने मिस्टेक्स देख रहे हैं, यू आर नॉट सीइंग गुड थिंग्स इन योर सेल्फ। जैसे कि मैं अपना इंटरव्यू दे के आई थी, तो मैंने जो 4 चीज़ें मुझे लगता था कि गलत कर दी, ऐसा नहीं होना चाहिए था, उनके बारे में मैंने बहुत सोचा। और जो 10 चीज़ें मैं सही करके आई थी, जो मैं अच्छा बोल के आई थी, वो मेरे दिमाग से निकल गई। एंड आई केप्ट फोकसिंग ऑन दोज़ 4 एंड देन थिंकिंग कि मार्क्स कम रह जाएँगे, मार्क्स कम रह जाएँगे। तो वो चीज़ है कि एक स्टेज से दूसरी स्टेज में जंप करने के लिए आप जितना कम टाइम पिछला स्टेज को एनालाइज करेंगे इज द बेस्ट। एनालाइज सिर्फ उतना होना चाहिए जहाँ से आपको अपनी गलतियां पता चल जाएं, नेक्स्ट स्टेप के लिए इंप्रूवमेंट पता चल जाए। व्हाट इफ वाला एनालाइज नहीं होना चाहिए था कि ऐसा हो जाता तो अच्छा होता या वैसा हो जाता तो अच्छा होता। और कॉमन मिस्टेक्स इन प्रेपरेशन है वो ऑल्सो टोल्ड कि न्यूज़पेपर कैसे रीड करना है नहीं पता होना एक बहुत कॉमन मिस्टेक है। हम सब कुछ पढ़ते जा रहे हैं, हम सब कुछ मेमोराइज करते जा रहे हैं, हम देख ही नहीं रहे हैं कि एग्जाम की क्या रिक्वायरमेंट है। वो एक कॉमन मिस्टेक है। देन देयर इज अ क्वेश्चन दैट आपने इस बार का प्री दिया था क्या? येस, आई डिड अपेयर फॉर द प्रीलिम्स दिस टाइम। कौन सी मिस्टेक? Then was there any plan B for you is a question. Again, as I said, I had kept my options open, but there was no ready to get into plan for me कि बस अच्छा नहीं हुआ तो 2-3 प्राइवेट कंपनीज के इंटरव्यू दे दूंगी एंड आई गेट इनटू दोस। दैट वाज डिफिकल्ट, वो मेरे पास ऑप्शन नहीं था। अगर नहीं होता तो मे बी मुझे अपनी फील्ड के कुछ एग्जाम्स के लिए ट्राई करना पड़ता, बट आई हैड ऑप्शंस कि हाँ अपनी फील्ड के कुछ हैं, कुछ कंपनीज भी हैं मे बी जो ऑप्शन दे सकती हैं। बट एज सच आई हैड नो वर्क एक्सपीरियंस कि वर्क एक्सपीरियंस का बैकअप हो, कि वर्क एक्सपीरियंस का बैकअप है, अब एग्जाम नहीं हुआ तो उस एक्सपीरियंस के बेसिस पर कोई नौकरी मिल जाएगी, इस टाइप का कोई प्लान भी मेरे पास रेडी नहीं था। आई जस्ट हैड अ डिग्री दैट ओपन 2-3 एक्स्ट्रा गेट्स फॉर मी कि हाँ नहीं हुआ तो ये ऑप्शन है। कितने साल प्रिपेयर किया? दिस वॉज माई थर्ड अटेम्प्ट। आई स्टार्टेड माई प्रिपरेशन इन 2019 जुलाई आई वुड से, एंड दिस इज 2023। तो 2022 का पेपर मेरा क्लियर होना शुरू हुआ, प्रीलिम्स, मेंस एंड देन इंटरव्यूज। तो 4 साल ऑल इन ऑल आप मान लीजिए, 3 साल तो नॉर्मल प्रेपरेशन के और 1 साल प्रेपरेशन अलोंग विद एग्जाम की। हाँ प्री हो रहा है, मेंस हो रहा है, इंटरव्यू हो रहा है, तो 1 साल की तो आपकी एग्जाम की साइकिल ही है एनीवेज। एंड
अगेन प्लान बी होना चाहिए क्या नहीं के लिए आई हैव ऑलरेडी आंसर्ड। देन आई एम जस्ट स्क्रॉलिंग थ्रू द क्वेश्चन। करंट का रोल क्या है? 60 to 70% ऑफ योर मेंस इज करंट अफेयर्स, 60% ऑफ योर प्रीलिम्स इज करंट अफेयर्स। अगर कुछ प्रीलिम्स में कुछ टॉपिक मान लीजिए स्टैटिक का भी है, मान लीजिए आपसे रिवर पर कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मोस्ट प्रोबेबली वो रिवर ऐसी होगी जो न्यूज़ में होगी। अगर आपसे कोई नेशनल पार्क का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इतने सारे नेशनल पार्क है ना, सब पे तो क्वेश्चन नहीं पूछ रहे वो आपसे कुछ 2-4 पर ही पूछ रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो शायद न्यूज़ में रही होंगी। तो करंट तो एक मेजॉरिटी प्रोपोर्शन करंट है प्रीलिम्स में, मेंस में और इंटरव्यू में तो बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि आपका डिस्कशन ही इश्यूज़ पर होता है जो करंट में चल रहे हैं। तो करंट के विदाउट तो नहीं हो सकता। करंट इज लाइक 60 to 70% ऑफ योर सिलेबस इन एवरी स्टेज एंड 90% इन इंटरव्यू आई वुड से। 80 to 90%, रेस्ट 10-20% इज योर डैफ। एटलीस्ट दैट्स हाउ द इंटरव्यू वेंट फॉर मी। मेरे लिए डैफ बेस्ड क्वेश्चंस बहुत कम पूछे गए थे। कई लोगों के लिए इंटरव्यू में डैफ इज 80%, बाकी सब इज 20%, बट प्रेपरेशन अगर इंटरव्यू की करनी है तो भी 80% तो आपको करंट करना ही है कवर। सेल्फ विदाउट कोचिंग किया जा सकता है क्या? ऑफ कोर्स मेनी पीपल हैं ऐसे जिन्होंने करा है। मीडियम में कौन सा बेस्ट है? अगेन एज आई सेड ऑलरेडी इतना कुछ है, आप मीडियम का प्रेशर क्यों लेना चाह रहे हैं? जिस मीडियम में आप कंफर्टेबल हैं उस मीडियम में आप प्रिपेयर करिए। सोसाइटी का कितना फ़र्क आ गया रिजल्ट के बाद? आपको काफ़ी रिस्पेक्टेबल टाइप सा। आई एम नॉट जॉइन दिस सर्विस येट, अभी रिजल्ट आया ही है बस, तो इतना कुछ बहुत मेजर चेंज सोसाइटी में नहीं है। डिड यू मेक नोट्स फॉर मेंस? जस्ट अ सेकेंड, आई विल बी बैक इन अ सेकेंड। Sorry. Did you make notes for mains after or before pre? बिफोर प्री, क्योंकि मेंस के लिए जो नोट्स है, मेंस में करंट स्टैटिक का मैंने आपको बता दिया कौन सी बुक के नोट्स बन सकते हैं कौन से के नहीं, वो प्री के पहले ही बनते हैं क्योंकि वो तो प्री में भी इंपॉर्टेंट है। करंट के लिए नोट्स प्री से पहले ही बनेंगे क्योंकि आपको मेंस में क्या आ रहा है, आपके मेंस में पूरे साल का करंट अफेयर्स आ रहा है ना, तो आप वो प्री और मेंस के बीच में नोट्स कैसे बनाएंगे? कई लोग ऐसा करते हैं कि प्री और मेंस के बीच में बुलेट पॉइंट्स में नोट्स बनाते हैं अपने सोर्सेज से। वो भी इट ऑल्सो वर्क्स फॉर सम पीपल, बट मेरे नोट्स बहुत एग्जॉस्टिव होते थे और मेरे नोट्स पूरे साल के रेगुलर प्रिपेयर्ड होते थे। प्री और मेंस के बीच में मैं उनको रिवाइज करती थी। प्री और मेंस के बीच में बेसिक नोट्स उन लोगों के बनते हैं जिनका कंटेंट इज वेरी लाइक दे हैव एवरीथिंग ऑन देयर टिप्स और उनको सिर्फ थोड़े थोड़े पॉइंट्स रिवाइज करने के लिए चाहिए। वो प्री और मेंस के बीच में बुलेट पॉइंट्स वाले नोट्स बनाते हैं कि थोड़ा सा देख के फटाफट से कवर हो गया। बट मैंने नोट्स प्री से पहले बनाए थे और मैं नॉर्मली करंट के लिए अपने जो, जैसा मैंने बताया, मैगजीन और थोड़े कुछ जो नोट्स बनाए थे उनको रिवाइज करती थी। यूपीएससी बुक लिस्ट आई हैव ऑलरेडी कवर्ड, इकोनॉमिक्स, एथिक्स, ऐसे आई हैव कवर्ड ऑल थ्री। व्हाट वाज योर ऑप्शनल? माय ऑप्शनल वाज केमिस्ट्री। जीएस की तैयारी कैसे करें? आई हैव ऑलरेडी टोल्ड, आई हैव टोल्ड द सोर्सेज, आई हैव टोल्ड कैसे लिंक करना है दोनों चीज़ों का, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड कि कैसे आंसर में वो ब्राउनी पॉइंट्स जो हैं डेटा, स्टेटिस्टिक्स और कुछ भी एक एक्स्ट्रा उससे मिल सकते हैं। Is it possible to clear exam in 1 year? See, I couldn't clear the exam in 1 year, but I would not say that it's not possible. People have done it, so of course it is possible. You can do it. टेस्ट सीरीज कब ज्वाइन करनी चाहिए? प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज आई वुड से प्रीलिम्स से 3 मंथ्स पहले इंपॉर्टेंट हो जाती है। उस टाइम पे आप टाइम मैनेजमेंट और ये सब सीखते हैं। बाकी पूरे साल अगर आप टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन कर रहे हैं, आप खुद से फ्री टेस्ट कोई उठा के या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के सॉल्व करते रहिए पूरे साल। मतलब हफ्ते में एक कर लिया, 2 हफ्ते में एक कर लिया। डेडिकेटेडली जो टेस्ट सीरीज चाहिए कि हाँ आप तो प्री के लिए ही पढ़ रहे हैं, एकदम अब प्री क्लियर करना है, वो 2-3 महीने पहले जो प्री के लास्ट 3 मंथ्स वाली होती है कि आपने स्पेक्ट्रम रिवाइज करा, पॉलिटी रिवाइज करा, सब रिवाइज करा, फिर आप टेस्ट देके आए, फिर आपने देखा आपको क्या मिस्टेक्स हुई, क्या मार्क्स नहीं है, फिर आपने पढ़ा, फिर आप एक टेस्ट देके आए। लास्ट के 3 महीने में यही साइकिल चलती है, रिविजन टेस्ट इम्प्रूवमेंट, रिविजन टेस्ट इम्प्रूवमेंट। और मेंस की टेस्ट सीरीज तो प्रीलिम्स मैंने प्रीलिम्स से पहले कर ली थी। मैंने सोचा था मैं आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करूंगी, तो मैं थोड़े बहुत टेस्ट लिखे थे प्रीलिम्स से पहले। लेकिन अगर आप नहीं भी कर रहे हैं तो इट्स फाइन, आप थोड़ा बहुत अपने आप से सेल्फ प्रैक्टिस करते रहिए।
प्री और मेंस के बीच में आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए और फिर आप रेगुलर टेस्ट लिखिए और उनमें अपना इम्प्रूवमेंट देख लीजिए। अगर आप प्री से पहले कर सकते हैं तो मेंस के टेस्ट सीरीज इज यूजफुल। अगर आप प्रेपरेशन के स्टार्टिंग से तो आई वुड नॉट से जब आपको कंटेंट नहीं पता है, बट प्रेपरेशन के 4 5 6 महीने से, एंड दैट 4 5 6 महीने आई एम कवरिंग कि आप उस टाइम पे सब चीजें एक एक बार पढ़ चुके हैं। तो जब भी आपके पास कंटेंट रेडी हो गया है उस टाइम से मेंस की आपकी टेस्ट सीरीज शुरू होगी। ऑप्शनल केमिस्ट्री है, प्लीज गो थ्रू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड देयर इज वन कोचिंग जो टेस्ट सीरीज वगैरह ऑर्गेनाइज करता है। अगर आप टेस्ट सीरीज ले सकते हैं तो ले लीजिए, बिकॉज मैंने नहीं ली थी, बट आई थिंक अगर ली होती तो मेरे मार्क्स शायद इंप्रूव हुए होते थोड़े बहुत। तो अगर आप टेस्ट सीरीज ले सकते हैं तो ठीक है, नहीं ले सकते हैं तो एटलीस्ट टेस्ट सीरीज के मॉडल आंसर देख के ये देख लीजिए, टेस्ट सीरीज या टॉपर किसी के भी मॉडल आंसर देख के ये देख लीजिए कि कैसे आंसर लिखना है। क्योंकि आपने न्यूमेरिकल सॉल्व कर तो दिया है, अब उस न्यूमेरिकल में अगर 10 नंबर का वो न्यूमेरिकल है, किसी को 6 नंबर मिलेंगे, किसी को 7 नंबर मिलेंगे, किसी को 5 नंबर मिलेंगे। 7 नंबर वाले ने कैसे लिखा है, क्योंकि न्यूमेरिकल में अगर सबका आंसर सही है तो भी किसी एक को नंबर ज्यादा कैसे मिल रहे हैं। तो आंसर लिखना कैसे है, अप्रोच करना इज आई थिंक यू शुड लर्न केमिस्ट्री में। और बाकी सिलेबस, प्लीज सिलेबस एकदम स्टिक करके कवर कीजिएगा। सिलेबस बहुत ज्यादा इधर उधर से नहीं, क्योंकि सिलेबस में स्पेसिफिकली मेंशन्ड है विच नेम रिएक्शंस यू हैव टू रीड, सब कुछ सिलेबस में मेंशन्ड है, तो उससे कवर कीजिए। जो जो न्यूमेरिकल वाले टॉपिक है न्यूमेरिकल प्रिपेयर कर लीजिए, प्रीवियस ईयर्स एनालाइज करिए और टेस्ट लिखने का ट्राई करिए। टेस्ट सीरीज कब ज्वाइन करेगा मैंने बता दिया, प्रीलिम्स के लिए 3 मंथ्स बिफोर। प्रैक्टिस पूरे साल कर सकते हैं आप खुद से, प्रॉपर वाली आप 3 महीने पहले से जो होती है वो ज्वाइन कर सकते हैं। मेंस के लिए जैसे ही आपका कंटेंट प्रिपेयर हो जाए, जब आपको लगता है यू हैव सम पॉइंट्स टू राइट, उस पॉइंट पे शुरू कर दीजिए। अगर आप वो नहीं करते हैं तो प्री और मेंस के बीच में एटलीस्ट 2 टेस्ट फॉर ईच जीएस आई वुड एडवाइज। करंट अफेयर्स कैसे कवर करें, आई ऑलरेडी टोल्ड, न्यूज़पेपर एंड मैगजीन एंड some websites you can follow, DT, PIB, not regular but some important news from that. Chemistry के लिए I've already given advice. Chemistry के लिए books, if you ask me, again I had the background of chemistry so my sources would differ from कोई एक जो नया chemistry पढ़ना शुरू कर रहा है उसके लिए, तो दैट इज़ वेरी सब्जेक्टिव कि आपको कौन सा बुक प्रेफर करना है, बट प्रेफर करें वो बुक जो थियोरेटिकली चीज़ों को ज़्यादा एक्सप्लेन करती है। कुछ फॉरेन ऑथर्स की बुक हैं जो कंसेप्चुअल वाइज बहुत अच्छी हैं, बट वो बहुत एडवांस्ड लेवल है और वो आपको लिखने का तरीका नहीं बताती, वो उतना थियोरेटिकली चीज़ें कवर नहीं करती। तो केमिस्ट्री में थियोरेटिकली चीज़ें कवर करने के लिए, क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं, इन सब के लिए इंडियन ऑथर की 1-2 बुक देख लीजिएगा, तरीका देखने के लिए बेसिकली कि कैसे लिखना है बस। टेस्ट सीरीज कब ज्वाइन करें, आई ऑलरेडी टोल्ड। आई थिंक दैट इज ऑल, यही क्वेश्चंस थे। मेन somebody is repeatedly asking about chemistry, so I've told कि आंसर लिखना कैसे है ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हमें आदत होती है टू द पॉइंट करने की। जो भी साइंस वाले ऑप्शनल वाले होते हैं उनको प्रॉपर अच्छे से चीज़ें लिखने की आदत नहीं होती है, एरो एरो बना बना के हम आधा काम खत्म कर देते हैं। तो अगर आप 10 नंबर के क्वेश्चन में इतने से में 2 लाइनों में खत्म कर देंगे तो क्या ही आपको नंबर मिलेंगे। तो आप थोड़ा सा चीज़ों को एक्सप्लेन करके कि अगर आपसे किसी चीज़ के डेरिवेशन पूछा गया है तो कैसे तरीके से डेरिवेशन को स्टार्ट करना है, किसी चीज़ के पोस्टुलेट्स पूछे गए हैं तो वो आपको याद होने चाहिए, यही चीज़ें। और अगर मतलब कुछ चीज़ आपका मान लीजिए न्यूमेरिकल है, कोई बहुत ईज़ी सा न्यूमेरिकल है कि इसका डायपोल मोमेंट निकाल दीजिए, आप एक लाइन में ऊपर डायपोल मोमेंट डिफाइन कर दीजिए कि डायपोल मोमेंट ये होता है, फिर आप वो न्यूमेरिकल सॉल्व कर दीजिए डायपोल मोमेंट वाला। तो इट डिपेंड्स कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, उस मार्क्स के क्वेश्चन के लिए कितना आंसर लिखना सफिशिएंट है, तो उसके लिए आप टॉपर्स कॉपी देख लीजिए। अगर आप टेस्ट सीरीज अफोर्ड नहीं कर सकते हैं खुद से तो एक आप टॉपर्स की कॉपी देख लीजिए, दैट आई थिंक इज इनफ। दैट इज ऑल। आंसर लिखना इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट केमिस्ट्री में आई वुड से, क्योंकि इफ यू आर टेकिंग केमिस्ट्री आई बिलीव यू ईदर हैव अ बैकग्राउंड और you have done the basic reading and you know the concepts and the topics and syllabus, तो I think that you know आंसर राइटिंग आप सीख लीजिए। दैट इज ऑल आई थिंक। other than that there are no questions and I've covered everything that people usually ask me. That is all, we can end it here. Thank you so much, all the best to everyone.